नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक जैसी अलग अलग तरह की कहानियां मिलेंगी जो आपको एक जादुई और रोमांचक सफ़र पर ले जाएंगी। तो आइए इस अद्भुत सफ़र में आगे बढ़ते हैं। अध्याय 121 भय। क्या तुम मूर्ख हो या तुम सोचते हो कि उत्तरी लियाओ सेना मूर्खों से बनी है? वे इस मात्र प्रतीक के प्रति नहीं, बल्कि उत्तरी लियाओ राजा ध्रुव मल्होत्रा के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा करते हैं। बिल्कुल, आपको देखना चाहिए कि उत्तरी युद्ध के राजा कितने प्रतिष्ठित हैं, कैसे वह इस शक्तिशाली योद्धा मियामोतो मुसाशी को इतनी आसानी से तुच्छ समझते हैं। उत्तरी लियाओ सेना के दिलों में उनकी सर्वोच्च स्थिति को आसानी से हिलाया नहीं जा सकता। मंच के नीचे खड़ी भीड़ भी ध्रुव मल्होत्रा के राजा के आदेश को दांव के रूप में इस्तेमाल करने के पागलपन भरे कदम से हैरान थी और वे इस पर उत्साहपूर्वक चर्चा करने लगे। मियामोतो मुसाशी को सहमत होते देख ध्रुव मल्होत्रा के होठों के कोनों पर तिरस्कार भरी मुस्कान तैर गई। चूंकि कीमती तलवार पहले से ही हमारी शर्त थी, इसलिए आप इसका उपयोग जारी नहीं रख सकते। ये तलवार पुराने कर्नल रवि ठाकुर द्वारा छोड़ी गई थी और तुम, वो देश के एक बौने, इसे चलाने के योग्य नहीं हो। ध्रुव मल्होत्रा ने उदासीन भाव से कहा। यद्यपि मियामोतो मुसाशी यह सुनकर बहुत क्रोधित हुआ, फिर भी उसने ठंडी सांस ली और अनिच्छा से तलवार को एक तरफ फेंक दिया। क्लैंग! तलवार मंच के पास गिरी और सीधे मंच को छेदते हुए पूरी धार मंच में घुस गई। लोहे को ऐसे काटना मानो वह मिट्टी हो, इससे कम कुछ नहीं। ये दृश्य देखकर मियामोतो मुसाशी की आंखें फिर चमक उठीं और तलवार के प्रति उनकी इच्छा और भी तीव्र हो गई। उसे इस तरह देखकर ध्रुव मल्होत्रा ने ठंडी हंसी उड़ाई और फिर उत्तरी लियाओ राजा के आदेश को भी उसी कोने में फेंक दिया। उत्तरी लियाओ राजा का आदेश तलवार के हैंडल पर बिल्कुल सही तरीके से उतरा, जैसे कि किसी ने उसे सावधानीपूर्वक वहां रखा हो। इससे पता चला कि ध्रुव मल्होत्रा का अपनी शक्ति पर नियंत्रण भयावह स्तर तक पहुंच चुका था। उत्तरी लियाओ राजा, आपके पास कुछ तरकीबें हैं। आप कर्नल रवि ठाकुर की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली हैं। मियामोतो मुसाशी की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं, फिर उसने तिरस्कार भरे भाव से कहा, लेकिन ये सोचना कि इन छोटी छोटी तरकीबों से तुम मुझे हरा सकते हो, पूरी तरह भ्रमपूर्ण है। जब मैं तुम्हें जल्द ही हरा दूंगा, तो रोना मत और मुझसे उत्तरी लियाओ राजा के आदेश को न छीनने की भीख मत मांगना। एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में मियामोतो मुसाशी को अपनी क्षमता पर पूर्ण विश्वास था कि वह ड्रैगन देश के किसी भी योद्धा से नहीं डरेगा। आखिरकार, उन कुछ शक्तिशाली योद्धाओं के अलावा ड्रैगन देश में ऐसी क्षमता वाले कोई अन्य योद्धा नहीं थे। इसलिए, हालांकि ध्रुव मल्होत्रा ने इस समय सत्ता पर अत्यंत भयानक नियंत्रण दिखाया, लेकिन मियामोतो मुसाशी को ध्रुव मल्होत्रा से पराजित होने की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। साम्राज्य के साथ कहानियां खोजें। तुम सचमुच बहुत बातें करते हो। क्या तुम तैयार हो? मैं शुरू करने वाला हूँ। ध्रुव मल्होत्रा ने उसकी ओर घृणा से देखा और कहा। मियामोतो मुसाशी के चेहरे पर तुरंत उदासीनता छा गई। उन्होंने ध्रुव मल्होत्रा को ठंडी निगाहों से देखा और उपहास करते हुए कहा, उत्तरी युद्ध का राजा कभी भी अपनी चाल चल सकता है। अच्छा, ध्रुव मल्होत्रा ने एक शब्द कहा और फिर उसका पूरा रूप मियामोतो मुसाशी की दृष्टि से ओझल हो गया। इस अचानक परिवर्तन से मियामोतो मुसाशी की अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आ गया। बिना कुछ सोचे समझे वह पीछे हटने लगा और अपने और ध्रुव मल्होत्रा के बीच की दूरी बढ़ाने की कोशिश करने लगा। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ध्रुव मल्होत्रा की ताकत इतनी जबरदस्त होगी। वह उसकी आंखों के सामने ही इतनी भयानक गति से विस्फोट करने में सक्षम था, और यहाँ तक कि उसकी शक्तिशाली योद्धा शक्ति भी ध्रुव मल्होत्रा के निशान तक नहीं पकड़ सकी। इतने शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हुए मियामोतो मुसाशी का आत्मविश्वास तुरंत ही खत्म हो गया। भागने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम भाग भी सकते हो? इससे पहले कि मियामोतो मुसाशी कुछ कदम पीछे हटते, ध्रुव मल्होत्रा की उदासीन आवाज उनके कानों तक पहुंच चुकी थी। जैसे ही ये शब्द निकले, मियामोतो मुसाशी को अपने दाहिने हाथ से एक तीव्र, हृदय भेदने वाली पीड़ा महसूस हुई। धप! मियामोतो मुसाशी की भयभीत निगाहों के बीच उसका दाहिना हाथ जड़ से कटकर उसके सामने गिर गया। आह! मियामोतो मुसाशी ने तुरंत दर्द से चिल्लाया। उसका बायां हाथ उसके दाहिने कंधे की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसके बाएं हाथ ने घाव को छुआ, वह खुद को रोक नहीं सका और एक और चीख निकाल दी। इस अचानक घटनाक्रम से वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। भीड़ स्तब्ध भाव से प्लेटफॉर्म पर यह दृश्य देख रही थी, तथा उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वे क्या देख रहे हैं। हे भगवान! उत्तरी युद्ध के राजा के पास इतनी ताकत ही क्या है कि वह एक ही वार में मियामोतो मुसाशी की दाहिनी भुजा काट सके, और इस योद्धा राजा मियामोतो मुसाशी को प्रतिरोध करने का मौका भी नहीं मिला। ये भयानक है। क्या किसी ने देखा कि उत्तरी युद्ध के राजा मियामोतो मुसाशी के पास कैसे पहुंचे? मुझे तो ऐसा लगा जैसे मैं टेलीपोर्ट हो गया हूँ। मैं आश्वस्त हूँ।
मैं उत्तरी युद्ध के राजा की कही बात को स्वीकार करता हूँ, उसकी तुलना में हम कुछ भी नहीं हैं। नहीं, हम कुछ नहीं से भी बदतर हैं। दक्षिणी सीमा सेना के सभी सैनिक आश्चर्यचकित भाव से ध्रुव मल्होत्रा को देख रहे थे, जो मंच पर शांति से खड़े थे। मियामोतो मुसाशी ने तुरंत ध्रुव मल्होत्रा का सामना किया। अब वह अपना पूर्व अहंकार प्रदर्शित नहीं कर रहा था, तथा अब उसमें ध्रुव मल्होत्रा पर हमला करने का साहस नहीं था। चूंकि ध्रुव मल्होत्रा एक पल में अपना दाहिना हाथ काट सकता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उतनी ही तेजी से अपना सिर भी काट सकता था। मौत के सामने मियामोतो मुसाशी विनम्र हो गया, और यहाँ तक कि अपना दाहिना हाथ कट जाने के बाद भी वह ध्रुव मल्होत्रा के प्रति कोई द्वेष नहीं रख सका। जब ताकत में असमानता इतनी अधिक थी और यह जानते हुए कि बदला लेना व्यर्थ है, मियामोतो मुसाशी ने बुद्धिमानी से हार मान ली। क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने ध्रुव मल्होत्रा को परेशान करना जारी रखा या कठोर बातें करना जारी रखा, तो संभवतः ध्रुव मल्होत्रा के हाथों उसकी मौत हो जाएगी। उसके सामने खड़ा उत्तरी युद्ध राजा, ड्रैगन राष्ट्र के महान युद्ध क्षेत्रों में 4 राजाओं में सबसे क्रूर था। क्या अब आप आश्वस्त हैं? ध्रुव मल्होत्रा ने मियामोतो मुसाशी पर हमला जारी नहीं रखा, बल्कि उनसे पूछा। मियामोतो मुसाशी ने जोर से सिर हिलाया। उनकी आवाज कांप रही थी जब उन्होंने कहा, मैं आश्वस्त हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ, उत्तरी लियाओ राजा, मेरी जान बख्श दीजिए। अरे, अगर मैं तुम्हारी जान चाहता तो क्या तुम अब भी जीवित होते? ध्रुव मल्होत्रा ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, ये देखते हुए कि तुमने मेरे ड्रैगन राष्ट्र में कई बार प्रवेश किया है, लेकिन मेरे राष्ट्र के एक भी व्यक्ति को नहीं मारा, मैं आज तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन अगर अगली बार ऐसा हुआ तो कोई दया नहीं दिखाई जाएगी। ये सुनकर मियामोतो मुसाशी ने राहत की गहरी सांस ली। ध्रुव मल्होत्रा को विनम्रतापूर्वक धन्यवाद देने के बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और शहर के बाहरी इलाके की ओर भाग गया। उसका घबराया हुआ व्यवहार ऐसा था मानो कोई राक्षस उसका पीछा कर रहा हो। वो देश से आए कुछ लोग जो मियामोतो मुसाशी के साथ आए थे, वे भी वास्तविकता में वापस आ गए और उसके साथ भागने लगे। रुको, इस कटे हुए हाथ को अपने साथ ले जाओ, कहीं ऐसा न हो कि यह मेरे ड्रैगन राष्ट्र की धरती को दूषित कर दे, ध्रुव मल्होत्रा ने अचानक कहा। फिर मियामोतो मुसाशी की कटी हुई बांह उन पर फेंक दी। उड़ते हुए हाथ ने वो देश के कई लोगों को घायल कर दिया, जिससे वे उड़ गए। वे आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। मियामोतो मुसाशी का हाथ पकड़ लिया और तेजी से दूर भाग गए। उत्तरी लियाओ राजा अमर रहें। मंच के नीचे किसी ने जयघोष शुरू किया और शीघ्र ही हजारों सैनिकों ने एक साथ जयघोष किया, जिससे आकाश हिल गया। हालांकि ध्रुव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, तलवार पर उत्तरी कूल किंग्स ऑर्डर उठाया, फिर मंच से कूद गए और दूर चले गए। अध्याय 122 नया संप्रदाय मास्टर। यद्यपि कर्नल रवि ठाकुर को कोई विशेष प्रसिद्धि नहीं मिली, फिर भी ध्रुव मल्होत्रा अभी भी कर्नल रवि ठाकुर के सम्मान की अंतिम झलक को बचाए रखना चाहते थे। ध्रुव मल्होत्रा को जाते देख करण मल्होत्रा तुरंत उनके पीछे चल पड़ा। वहां उपस्थित अन्य लोगों के आश्चर्य की तुलना में करण मल्होत्रा का चेहरा पूरी तरह शांत था। आखिरकार वह जानता था कि ध्रुव मल्होत्रा पहले ही उस महान क्षेत्र में पहुंच चुका था, इसलिए एक दुर्जय योद्धा मियामोतो मुसाशी को एक ही वार में मार डालना वास्तव में काफी सामान्य बात थी। जैसे ही ध्रुव मल्होत्रा वहां से चले गए, दक्षिणी सीमा के हजारों सैनिकों की उन्मादी चीखें धीरे धीरे शांत हो गईं। ध्रुव मल्होत्रा को जाते हुए देखकर कर्नल रवि ठाकुर के चेहरे पर आत्मउपहास स्पष्ट दिखाई दे रहा था। भीड़ की बदलती निगाहों के बीच वह धीरे धीरे मंच की ओर चला, वहां गड़ी तलवार निकाली और फिर जाने के लिए मुड़ा। वह समझ गए थे कि आज के बाद, चाहे वह कर्नल रवि ठाकुर रहें या न रहें, दक्षिणी सीमा पर तैनात सैनिकों के बीच उनकी प्रतिष्ठा बहुत कम हो जाएगी। कर्नल रवि ठाकुर की छवि अकेलेपन से भरी थी। कौन सोच सकता था कि दक्षिणी सीमा का एक राजा कभी ऐसा दिन भी देखेगा। अब हम क्या करें? उत्तरी लियाओ राजा की शक्ति बहुत भयानक है, हमने पहले भी उसे उकसाया था, मुझे डर है, दूसरे बुजुर्ग ने गंभीर भाव से कहा। ये सुनकर तीसरे बुजुर्ग ने भी गंभीर चेहरा बना लिया, क्योंकि उनके मन में ध्रुव मल्होत्रा जैसे दुर्जय प्राणी के विरुद्ध प्रतिरोध करने का कोई विचार नहीं था। यदि ध्रुव मल्होत्रा उनके साथ मुसीबत मोल लेने न आता तो वे इसे अपना सौभाग्य मानते, फिर ध्रुव मल्होत्रा के अहंकार को भड़काने की हिम्मत वे कहाँ कर सकते थे। इसी समय जो बुजुर्ग बेहोश हो गया था, वह भी धीरे धीरे होश में आया। उसने अपनी आंखों में एक भ्रमित भाव लिए चारों ओर देखा। बड़े भाई, आप अंततः जाग गए। क्या आप ठीक हैं? क्या आपको कहीं भी असहज महसूस हो रहा है? बुजुर्ग को जागता देख दूसरे बुजुर्ग ने भी क्षण भर के लिए ध्रुव मल्होत्रा को अपने दिमाग से निकाल दिया और चिंता से पूछा। बुजुर्ग ने हल्की खांसी की और फिर कहा, मैं ठीक हूँ, बस मुझे ठीक होने के लिए कुछ समय चाहिए। अब स्थिति क्या है? क्या मियामोतो मुसाशी पहले ही तलवार लेकर चला गया है? ये सुनकर दूसरे और तीसरे दोनों बुजुर्गों के चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। अंत में
ये द्वितीय एल्ड था जिसने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, हम तीनों हार गए, और अंततः उत्तरी युद्ध राजा ने हस्तक्षेप किया, मियामोतो मुसाशी की बांह काट दी और पुराने कर्नल रवि ठाकुर की तलवार वापस ले ली। बड़े भाई, शायद हम पहले ही गलत थे। ये सुनकर एल्ड की पुतलियां अचानक से कुड़ गईं। हालांकि वह ध्रुव मल्होत्रा की ताकत से पहले से ही परिचित था, लेकिन उसने यह अनुमान नहीं लगाया था कि ध्रुव मल्होत्रा मियामोतो मुसाशी की बांह को काटने में सक्षम होगा, जिससे वह अपमानित होकर बच निकलेगा। एम्पायर पर विशेष कहानियां पाएं। ये उत्तरी लियाओ राजा कितना शक्तिशाली है। जब उन्होंने गहरी आवाज में पूछा तो उनके चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया। उसके बगल में बैठे तीसरे बुजुर्ग ने एक व्यंग्यपूर्ण, असहाय मुस्कान बिखेरी और कहा, उत्तरी युद्ध के राजा ने एक ही वार में मियामोतो मुसाशी की बांह काट दी। एक चाल। बुजुर्ग का चेहरा पीला पड़ गया और वह धीरे से कुछ बुदबुदाया। दूसरे बुजुर्ग ने फिर से आह भरी और पूछा, बड़े भाई, अब हम क्या करें? हम तीनों ने पहले भी उत्तरी लियाओ राजा को नाराज किया है, वह शायद इसे जाने नहीं देगा। हालांकि एल्ड ने खड़े होने के लिए संघर्ष किया, उनका चेहरा पीला पड़ गया और उन्होंने कहा, माफी मांगो। मुझे विश्वास है कि उत्तरी युद्ध के राजा की उदारता के साथ एक महान योद्धा के रूप में वह हमारे खिलाफ नाराजगी नहीं रखेगा, अन्यथा वह पहले ही हमारे खिलाफ कदम उठा चुका होता। ये सुनकर दूसरे और तीसरे प्राचीनों के पास कहने को कुछ नहीं बचा। ध्रुव मल्होत्रा जैसे भयानक रूप से शक्तिशाली व्यक्ति का सामना करते हुए वे सिर झुकाने और अपनी गलतियों को स्वीकार करने के अलावा और क्या कर सकते थे। दूसरे और तीसरे प्राचीनों ने विदा होते समय सबसे बड़े प्राचीन को सहारा दिया। इस बीच औषधि राजा, त्यानलिंग राजा और जैड पर्वत राजा के चेहरों पर भी गंभीर भाव थे। वे तीनों ग्रामीण संप्रदाय के 3 बुजुर्गों से ज्यादा दूर नहीं थे और उन्होंने उनकी सारी बातें स्पष्ट रूप से सुन ली थीं। जब उन्होंने सुना कि दूसरे पक्ष ने सिर झुकाकर ध्रुव मल्होत्रा से माफी मांगने की योजना बनाई है, तो मेडिसिन किंग और उसके साथियों के दिलों में सिहरन दौड़ गई। ध्रुव मल्होत्रा की भयानक ताकत के बारे में सोचते हुए एक क्षण ऐसा आया जब उन्होंने भी ग्रामीण क्षेत्र के संप्रदाय के बुजुर्गों के साथ ध्रुव मल्होत्रा के सामने अपना सिर झुकाने के बारे में सोचा। अब हम क्या करें? औषधि राजा ने गहरी आवाज में पूछा। जैड माउंटेन किंग ने धीरे से आह भरी और असहाय होकर कहा, देहात से 3 बुजुर्ग माफी मांगने गए हैं और हमारी ताकत उनसे भी कम है। अगर हम माफी नहीं मांगते और उत्तरी लियाओ राजा से क्षमा नहीं मांगते तो मुझे डर है कि हम सभी उत्तरी लियाओ राजा के हाथों मारे जाएंगे। ये सुनकर औषधि राजा चुप हो गया, उसकी आंखें विचारों से भरी हुई थीं, मानो वह अपना रास्ता सोच रहा हो। इससे पहले कि दोनों फिर से कुछ बोल पाते, त्यानलिंग राजा ने ठंडी सांस ली और कहा, ध्रुव मल्होत्रा इतनी आसानी से मियामोतो मुसाशी को हराने में सक्षम था, उसकी ताकत युद्ध राजा क्षेत्र तक पहुंच गई होगी। लेकिन यह मत भूलिए कि मियामोतो मुसाशी ने अभी अभी वॉकिंग क्षेत्र में कदम रखा था, संभवतः वह अभी तक वॉकिंग क्षेत्र के अनुकूल नहीं हुआ था और अपनी ताकत दिखाने के लिए जल्दबाजी में दक्षिणी सीमा पर आ गया था। इससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि ध्रुव मल्होत्रा की ताकत संभवतः युद्ध राजा क्षेत्र के मध्य या अंतिम चरण में है। त्यानलिंग राजा की बातें सुनकर औषधि राजा और जैड पर्वत राजा ने तुरंत अपनी दृष्टि उसकी ओर घुमाई, उनकी आंखें हैरानी से भर गईं। उन दोनों को अपनी ओर देखते हुए देखकर त्यानलिंग राजा ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, मैं ये बात आपसे नहीं छिपा रहा हूँ, गुई दाओ संप्रदाय का पिछला संप्रदाय गुरु अभी भी जीवित है। ये सुनकर मेडिसिन किंग और जैड माउंटेन किंग के भाव नाटकीय रूप से बदल गए। गुई दाओ संप्रदाय का पिछला संप्रदाय मास्टर 15 साल पहले से ही एक आधा कदम युद्ध राजा था। 10 साल पहले उन्होंने अचानक घोषणा की थी कि वे युद्ध राजा के दायरे में प्रवेश करने के लिए एकांतवास में जा रहे हैं। हालांकि इस खबर के फैलने के आधे साल से भी कम समय बाद एक और रिपोर्ट आई कि वे अपनी सफलता में विफल हो गए और मारे गए। लगभग 1 दशक बीत चुका था और गुई दाओ संप्रदाय के इस पूर्व संप्रदाय गुरु को तब से दक्षिणी सीमा में कभी नहीं देखा गया था, जिससे सभी को विश्वास हो गया था कि वह वास्तव में मर चुका है। लेकिन अब त्यानलिंग राजा कह रहा था कि वह अभी भी जीवित है। तो फिर सेक्ट मास्टर जिन अब कहाँ है और उसकी ताकत का स्तर क्या है? मेडिसिन किंग ने गहरी आवाज में पूछा, उसकी आंखों में उत्सुकता झलक रही थी। जैड माउंटेन किंग के चेहरे पर अभिव्यक्ति मेडिसिन किंग की तरह ही थी, जो बड़ी उम्मीद से भरा हुआ था। हे संप्रदाय मास्टर जिन स्वाभाविक रूप से गुई दाओ संप्रदाय में हैं। इसके अलावा मैं आपको बता सकता हूं कि संप्रदाय मास्टर जिन ने 10 साल पहले ही युद्ध राजा क्षेत्र में सफलतापूर्वक प्रवेश कर लिया था। युद्ध राजा के दायरे में घुसने के लिए तथाकथित एकांतवास बाहरी लोगों को गुमराह करने के लिए एक चाल के अलावा कुछ नहीं था। त्यानलिंग राजा ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। ये सुनकर मेडिसिन किंग और जैड माउंटेन किंग दोनों के चेहरे पर उत्साह दिखा। युद्ध राजा क्षेत्र में 9 साल बाद संप्रदाय मास्टर जिन अब कितना शक्तिशाली होना चाहिए।
हे मुझे पता है कि आप क्या पूछना चाहते हैं और आपको बताने से कोई नुकसान नहीं होगा। मैंने 3 साल पहले सेक्ट मास्टर जिन को देखा था और उनकी ताकत पहले ही युद्ध राजा क्षेत्र के मध्य चरण तक पहुंच गई थी, अंतिम चरण से सिर्फ एक कदम दूर। क्या आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? त्यानलिंग राजा ने आगे कहा। मेडिसिन किंग के चेहरे पर एक सहज मुस्कान उभर आए और उन्होंने कहा, स्वाभाविक रूप से मैं समझता हूं। संप्रदाय मास्टर जिन के आसपास होने पर ध्रुव मल्होत्रा क्या गड़बड़ी पैदा कर सकता है। अध्याय 123 गलतियां स्वीकार करना। महोदय, मैं ध्रुव मल्होत्रा के पीछे पीछे आ रहे करण मल्होत्रा ने अचानक बोलना शुरू किया, लेकिन वे अपनी बात पूरी तरह से नहीं कह पाए। ध्रुव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और कहा, तुम अचानक क्यों शर्मीले हो रहे हो? क्या वाकई ऐसी कोई चीज है जो तुम्हारे जैसे बड़े आदमी को शर्मिंदा कर सके? इन शब्दों पर करण मल्होत्रा ने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया, फिर कहा, मैं बस ये पूछना चाहता था कि क्या मेरे लिए बैटल किंग दायरे में घुसने का कोई रास्ता है? मियामोतो मुसाशी की दुर्जेय युद्ध शक्ति को देखकर स्वाभाविक रूप से करण मल्होत्रा में ईर्ष्या जागृत हुई। यदि वह सफलतापूर्वक बैटल किंग क्षेत्र में प्रवेश कर गया होता तो ध्रुव मल्होत्रा को आज मियामोतो मुसाशी के साथ लड़ाई में स्वयं कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं होती। हे मार्शल आर्ट के मार्ग में कठोर अभ्यास और अध्ययन की आवश्यकता होती है, तुरंत सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। युद्ध राजा का क्षेत्र इतना सर्वोच्च क्यों है? इसका कारण ठीक यही है कि सामान्य लोगों के लिए इस स्तर तक पहुंचना कठिन है ना? इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, बस अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करो। अपनी प्रतिभा के साथ युद्ध राजा क्षेत्र तक पहुंचने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ध्रुव मल्होत्रा ने करण मल्होत्रा के कंधे पर थपथपाते हुए महत्वपूर्ण लहजे में बात की। मार्शल आर्टिस्ट को बहुत ज्यादा लक्ष्य रखने और जल्दबाजी में काम करने से बचना चाहिए। अगर कोई मार्शल आर्टिस्ट सिर्फ जल्दी से मजबूत बनने पर ध्यान केंद्रित करता है और शॉर्टकट की तलाश करता है तो उसकी उपलब्धियां बहुत बड़ी नहीं होंगी। ये सुनकर करण मल्होत्रा ने गंभीरता से सिर हिलाया और गहरी आवाज में कहा, सर, मैं समझ गया। ध्रुव मल्होत्रा ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। ठीक उसी समय 3 आकृतियां तेजी से ध्रुव मल्होत्रा की ओर आ रही थीं। उत्तरी लियाओ राजा, कृपया प्रतीक्षा करें। ध्रुव मल्होत्रा को देखकर दूसरे बुजुर्ग उन्हें पुकारने के लिए इंतजार नहीं कर सके। दूसरे बुजुर्ग की आवाज सुनकर करण मल्होत्रा के चेहरे पर अचानक उदासी छा गई और उसके अंदर से हत्या की नीयत फूट पड़ी। ये 3 बूढ़े कमीने अभी भी सर को ढूंढने की हिम्मत रखते हैं। जैसे ही उसने यह बात कही, करण मल्होत्रा ने बगीचे के 3 बुजुर्गों पर हमला करने की तैयारी कर ली। ध्रुव मल्होत्रा ने उसकी ओर देखा, मुस्कराते हुए सिर हिलाया और कहा, चुप रहो। जी श्रीमान। करण मल्होत्रा ने पलटकर जवाब देने की हिम्मत नहीं की और अपनी हत्या की मंशा पर तुरंत काबू पा लिया तथा चुपचाप ध्रुव मल्होत्रा के पास खड़ा हो गया। इस बीच तीनों बुजुर्ग ध्रुव मल्होत्रा के सामने आ चुके थे और बिना कुछ कहे उनके सामने घुटने टेक दिए। उत्तरी लियाओ राजा, ये हम 3 बूढ़े मूर्ख थे जो हमारे सामने मौजूद असली ड्रैगन के प्रति अंधे थे। हमने अपने अपमानजनक शब्दों से उत्तरी युद्ध राजा को अपमानित किया है और आपसे असीम क्षमा की प्रार्थना करते हैं तथा हमारे जीवन को बख्शने की प्रार्थना करते हैं। प्रथम बुजुर्ग ने कांपती हुई आवाज में कहा और दूसरे बुजुर्ग ने आगे कहा, हम उत्तरी युद्ध राजा से दया की भीख मांगते हैं। अब जब कर्नल रवि ठाकुर साधना में गिर गए हैं और दक्षिणी सीमा पर हर जगह उथल पुथल मची हुई है और वो देश भी हम पर लालच भरी नजर से देख रहा है, हम 3 बूढ़े लोग अभी भी दक्षिणी सीमा के लिए उपयोगी हैं। ओह, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे दक्षिणी सीमा पर शासन करने से क्षेत्र के उपद्रवी लोग अराजकता फैलाते रहेंगे और कोई देश दक्षिणी सीमा पर आक्रमण करने का साहस करेगा? ध्रुव मल्होत्रा ने भौहें उठाकर हल्की हंसी के साथ पूछा। दूसरे बुजुर्ग के चेहरे का भाव एकदम बदल गया जब उन्होंने जल्दी से समझाया, मेरा यह मतलब नहीं था। मेरा मतलब था। ठीक है, आप सब खड़े हो जाओ। ध्रुव मल्होत्रा ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया और फिर आगे कहा, मैं भी समझता हूं कि आपने मेडिसिन किंग के साथ मिलकर ऐसा काम क्यों किया। ये देखते हुए कि आप दक्षिणी सीमा के बारे में भी सोच रहे थे, तो चलिए इस बार बीती बातें भूल जाते हैं। भविष्य में दक्षिणी सीमा का अच्छी तरह प्रबंधन करना। यदि ऐसी अराजकता फिर से पैदा हुई तो आपको आगे रहने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ये शब्द सुनकर तीनों बुजुर्गों ने राहत की सांस ली। अंततः उनकी जान बच गई। उत्तरी युद्ध राजा को आपकी दया के लिए बहुत धन्यवाद। तीनों ने सम्मानपूर्ण भाव से बात की। ध्रुव मल्होत्रा ने हल्का सा सिर हिलाया और तीनों क्या कहना चाहते थे इस पर ध्यान दिए बिना करण मल्होत्रा के साथ आगे चल दिया। ध्रुव मल्होत्रा के चले जाने के बाद भी खेत के तीनों बुजुर्ग जमीन पर घुटनों के बल बैठे रहे, जब तक कि ध्रुव मल्होत्रा का स्वरूप उनकी आंखों से पूरी तरह ओझल नहीं हो गया, तब वे धीरे धीरे उठ खड़े हुए।
उत्तरी युद्ध राजा के पास सचमुच अद्वितीय लालित्य है, जैसा कि किंवदंतियों में वर्णित है। इतनी कम उम्र में युद्ध राजा के पद तक पहुंचना मियामोतो मुसाशी को हराना आसान काम था। उत्तरी लियाओ राजा की तुलना में मैंने अपना जीवन व्यर्थ ही जिया है। अब जब मेरा एक पैर कब्र में है तो मैं केवल युद्ध राजा के दायरे की दहलीज तक ही पहुंचा हूं। सबसे बड़े बुजुर्ग ने हल्की सी आह भरी, उनके चेहरे पर उदासी झलक रही थी। जैसे ही ये शब्द कहे गए, उसके पास खड़े दूसरे और तीसरे प्राचीन दोनों ही भावशून्य हो गए। बड़े भाई, आप क्या कह रहे हैं? युद्ध राजा के दायरे में केवल आधा कदम। हम दो महान ग्रैंड मास्टरों को कैसा महसूस करना चाहिए? दूसरे बुजुर्ग ने उदास स्वर में कहा। साम्राज्य पर अपनी गाथा जारी रखो। ये सुनकर सबसे बड़े बुजुर्ग को भी तुरंत एहसास हुआ कि उन्होंने गलत कहा था और उन्होंने तुरंत अपनी गलती स्वीकार कर ली। तीनों ने बचपन से ही एक साथ मार्शल आर्ट का अभ्यास किया था और अपने जीवन के अधिकांश समय में कई तूफानों का सामना एक साथ किया था, इसलिए गलती स्वीकार करना कोई बड़ी बात नहीं थी। ध्रुव मल्होत्रा तुरंत करण मल्होत्रा के साथ विला में लौट आए। ये 3 मंजिला विला था जो पूरे शहर में सबसे आलीशान विलाओं में से एक था। बेशक ये पद भी समरजोशी और अन्य दक्षिणी सीमा सैन्य कमांडरों द्वारा ध्रुव मल्होत्रा को खुश करने के लिए विशेष रूप से खाली किया गया था। विला में वापस आकर ध्रुव मल्होत्रा ने करण मल्होत्रा से कहा, जाओ और कर्नल रवि ठाकुर को यहाँ बुलाओ। उनसे कहो कि मुझे उनसे कुछ महत्वपूर्ण बातें करनी हैं। जी महाराज, करण मल्होत्रा ने जवाब दिया और तुरंत विला से बाहर चले गए। यद्यपि आदित्य मेहता और विक्रम सिंह ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में जिज्ञासा झलक रही थी। उनकी आंखों में भाव देखकर ध्रुव मल्होत्रा को पता चल गया कि वे मियामोतो मुसाशी के बारे में सुनना चाहते हैं। ध्रुव मल्होत्रा ने भी मुस्कुराते हुए मंच पर हुई घटना को याद किया। ध्रुव मल्होत्रा के बोलने के बाद आदित्य मेहता ने हंसते हुए कहा, क्या वो कंट्री स्वॉर्ड दाव नंबर 1 विशेषज्ञ है? हा। एक अति आत्मविश्वासी वो कंट्री बौना हमारे ड्रैगन कंट्री में घूमने की हिम्मत करता है, ये सोचकर कि युद्ध राजा बनने से वह स्वर्ग के नीचे अजेय हो जाएगा। विक्रम सिंह भी ठंडी हंसी हंस पड़े। उनकी ओर इस तरह देखकर ध्रुव मल्होत्रा ने अपना सिर हिलाया और धीरे से हंस दिया। करण मल्होत्रा, जो कर्नल रवि ठाकुर को आमंत्रित करने का आदेश लेकर विला से निकले थे, अभी कुछ दूर ही गए थे कि उनकी मुलाकात कर्नल रवि ठाकुर से हो गई। उस समय कर्नल रवि ठाकुर भारी कदमों से आगे बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी सारी शक्ति खत्म हो गई हो और उनमें राजा जैसी कोई भव्य उपस्थिति नहीं थी। उसे इस तरह देखकर करण मल्होत्रा को अंदर से राहत महसूस हुई कि ध्रुव मल्होत्रा की सेवा में शामिल होना उनके जीवन का सबसे सही निर्णय था। कर्नल रवि ठाकुर, मेरे स्वामी आपको बातचीत के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके पास चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण मामले हैं। करण मल्होत्रा ने उनका अभिवादन किया और कहा। कर्नल रवि ठाकुर ने हल्का सा सिर हिलाया और करण मल्होत्रा के पीछे पीछे उस विला में चले गए जहां ध्रुव मल्होत्रा था। वह यहाँ ध्रुव मल्होत्रा को ढूंढने आया था और जैसा कि बाद में पता चला, ध्रुव मल्होत्रा भी उसे ढूंढ रहा था, जो कि ठीक ही था। जल्द ही करण मल्होत्रा कर्नल रवि ठाकुर को वापस विला में ले गए। कर्नल रवि ठाकुर को देखकर ध्रुव मल्होत्रा ने करण मल्होत्रा और अन्य लोगों से कहा, आप लोग यहाँ से चले जाए। ध्यान रखें कि कोई भी विला के पास न आए। हाँ, तीनों ने उनकी बात मान ली और विला से चले गए। कर्नल रवि ठाकुर, कृपया बैठ जाइए। करण मल्होत्रा और अन्य लोगों के चले जाने के बाद ध्रुव मल्होत्रा ने उन्हें आमंत्रित किया। कर्नल रवि ठाकुर ने कोई आपत्ति नहीं की और ध्रुव मल्होत्रा के सामने बैठ गए। फिर उदासीनता से पूछा, क्या मैं जान सकता हूं कि उत्तरी युद्ध के राजा को मुझसे किन मामलों पर चर्चा करनी है? खुद अध्याय 124 झूठे राजा इकट्ठे हुए। फिर उन्होंने गहरी आवाज में कहा, कर्नल रवि ठाकुर, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपकी मार्शल आर्ट की साधना को महान ग्रैंड मास्टर के शिखर तक पहुंचा सकता हूं, क्या तुम अब भी उतने ही पतित होगे जितने अब हो? ये सुनते ही कर्नल रवि ठाकुर की धुंधली आंखों से अचानक एक तेज चमक फूट पड़ी। उन्होंने ध्रुव मल्होत्रा को गौर से देखा और शब्दशः पूछा, उत्तरी लियाओ राजा, आप मेरे साथ मजाक नहीं कर रहे हैं? हे, कर्नल रवि ठाकुर बहुत ज्यादा सोचते हैं। ध्रुव मल्होत्रा ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराए, फिर बोले, अगर मैं खुद का मनोरंजन करना चाहता तो मुझे मियामोतो मुसाशी के खिलाफ पहले ही कार्रवाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, है न? कर्नल रवि ठाकुर का शरीर जोर से कांप उठा। उसके इतने पतित हो जाने का कारण सिर्फ यह नहीं था कि वह जानता था कि दक्षिणी सीमा सेना में उसकी प्रतिष्ठा अब तक के सबसे निम्न स्तर पर पहुंच गई थी। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि एक समय उनके पास ग्रेट ग्रैंड मास्टर के शिखर की शक्तिशाली ताकत थी, लेकिन अब वह ग्रेट ग्रैंड मास्टर के मध्य स्तर पर आ गए थे। एक बार शिखर पर चढ़ने और फिर वहां से गिरने के बाद जो भारी असमानता थी, वह अधिकांश लोगों के लिए सहन करने से परे थी। वे शायद पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे या पागल हो चुके थे। लेकिन कर्नल रवि ठाकुर अभी भी दक्षिणी सीमा के शासक थे और उनकी मानसिकता निस्संदेह मजबूत थी।
मुझे क्या करना चाहिए? शांत होने के बाद कर्नल रवि ठाकुर बोले। यद्यपि अब उनका शरीर नहीं कांप रहा था, फिर भी उनकी आवाज में हल्की कांप थी, जो ये दर्शा रही थी कि ध्रुव मल्होत्रा के शब्दों का उन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ा था। ध्रुव मल्होत्रा ने हल्की हंसी के साथ कहा, कर्नल रवि ठाकुर को कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुझे बस आधा महीना दीजिए और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आप अपने शिखर पर वापस आ जाएंगे। साम्राज्य के साथ कहानियां खोजें सुनकर कर्नल रवि ठाकुर ने सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, मैं उत्तरी युद्ध के राजा का एहसानमंद हूं। अगर भविष्य में कभी जरूरत पड़े तो बस इतना ही कहना, उत्तरी लियाओ राजा। अगर मैंने जरा भी भौहें सिकुड़ी तो मुझ पर बिजली गिर जाए। ध्रुव मल्होत्रा ने ज्यादा कुछ कहे बिना अपना सिर हिलाया और मुस्कुराए। फिर ध्रुव मल्होत्रा ने कर्नल रवि ठाकुर को कुछ तैयारियां करने के निर्देश दिए। आधे घंटे बाद ध्रुव मल्होत्रा और कर्नल रवि ठाकुर विला से बाहर निकले। करण मल्होत्रा और 2 अन्य लोग, जो विला के बाहर इंतजार कर रहे थे, तुरंत उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़े। कल से मैं और कर्नल रवि ठाकुर यहाँ आधे महीने तक एकांतवास में रहेंगे। इस आधे महीने के दौरान आपको किसी को भी इस विला के पास नहीं आने देना चाहिए। ध्रुव मल्होत्रा ने करण मल्होत्रा और अन्य लोगों को बताया। ये सुनकर उन तीनों ने बिना किसी हिचकिचाहट या संदेह के अपनी छाती थपथपाई तथा आश्वासन दिया कि अगले आधे महीने तक कोई भी विला के करीब नहीं आएगा। इसके बाद कर्नल रवि ठाकुर जल्दी में विला से चले गए। उन्हें अभी भी ध्रुव मल्होत्रा द्वारा सौंपी गई चीजों को तैयार करना था। अगली सुबह कर्नल रवि ठाकुर जल्दी ही विला पर पहुंच गए। इस बीच ध्रुव मल्होत्रा पहले से ही लिविंग रूम में बैठे उनके आने का इंतजार कर रहे थे। आज रोशनी वर्मा भी जाग चुकी थी और ध्रुव मल्होत्रा के साथ नाश्ता कर रही थी। बड़े भाई, ये आप और कर्नल रवि ठाकुर आधे महीने तक यहाँ एकांतवास में रहेंगे, क्या मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए? कर्नल रवि ठाकुर के आते ही रोशनी वर्मा ने धीमी आवाज में पूछा। ध्रुव मल्होत्रा ने हल्के से सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कर्नल रवि ठाकुर से कह दिया है कि बगल वाला विला खाली कर दे। आप अपना सामान पैक करके आधे महीने के लिए वहां चले जाए। यदि उस दौरान कुछ भी हो तो आप हमेशा विक्रम सिंह को ढूंढ सकते हैं या उन्हें दक्षिणी सीमा सेना के पास भेजकर उससे निपटने के लिए कह सकते हैं। रोशनी वर्मा ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। ध्रुव मल्होत्रा उससे जो भी करने को कहते वह कोई आपत्ति नहीं करती। नाश्ते के बाद रोशनी वर्मा अपना सामान पैक करने के लिए ऊपर चली गईं। करीब 10 मिनट बाद रोशनी वर्मा एक छोटा बैग लेकर नीचे आईं। चूंकि रोशनी वर्मा कल ही दक्षिणी सीमा स्थित सेना मुख्यालय पहुंची थी, इसलिए उनके पास सामान पैक करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। रोशनी वर्मा को देखते ही ध्रुव मल्होत्रा खड़े हो गए और बोले। रोशनी वर्मा ने मना नहीं किया और दोनों साथ साथ विला से बाहर चले गए। उनके प्रस्थान को देखकर कर्नल रवि ठाकुर ने कहा, उत्तरी युद्ध के राजा जैसे असाधारण व्यक्ति की बराबरी केवल मिस्सू जैसी सज्जन महिला ही कर सकती थी। हे, मेरे स्वामी और मिस्सू की जोड़ी स्वर्ग में बनी है। आदित्य मेहता ने एक तरफ से ठहाका लगाया। आधे घंटे बाद ध्रुव मल्होत्रा विला में वापस आ गया। दोनों विला जुड़े हुए थे, इसलिए भले ही विक्रम सिंह और कंपनी इस विला में रहे, वे तुरंत पड़ोसी विला में जा सकते थे। इस प्रकार रोशनी वर्मा की सुरक्षा के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। कर्नल रवि ठाकुर, क्या सब कुछ तैयार है? ध्रुव मल्होत्रा ने कर्नल रवि ठाकुर की ओर देखकर पूछा। कर्नल रवि ठाकुर ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर अपनी पहचान का प्रतीक शाही आदेश निकाला और ध्रुव मल्होत्रा को सौंप दिया। शाही आदेश पाकर ध्रुव मल्होत्रा ने उसे करण मल्होत्रा को सौंपते हुए कहा, जाओ और देहात के तीनों बुजुर्गों तथा समर जोशी व अन्य लोगों से कहो कि वे तुरंत रवाना हों। दक्षिणी सीमा के उन स्वयंभू राजाओं को सूचित करो कि वे आधे महीने में मुख्य सैन्य अड्डे पर एकत्र हों। उन्हें बताओ कि कर्नल रवि ठाकुर को उनसे एक जरूरी बात पर चर्चा करनी है। ये सुनते ही करण मल्होत्रा शाही आदेश लेकर विला से बाहर चले गए। शुरू से अंत तक उन्होंने ध्रुव मल्होत्रा के कार्यों के पीछे के उद्देश्य के बारे में कभी नहीं पूछा। करण मल्होत्रा जैसे लोगों के लिए जब तक ये ध्रुव मल्होत्रा का आदेश था, उन्हें बस इसे पूरा करना था। कारणों से उन्हें कोई सरोकार नहीं था। करण मल्होत्रा के जाने के बाद विक्रम सिंह और आदित्य मेहता भी विला से चले गए। केवल ध्रुव मल्होत्रा और कर्नल रवि ठाकुर ही बचे थे। उत्तरी लियाओ राजा, क्या अब हम शुरू करें? कर्नल रवि ठाकुर ने घबराते हुए पूछा। ध्रुव मल्होत्रा ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, आधा महीना वाकई थोड़ा कम है, लेकिन ये पर्याप्त होना चाहिए। आधा महीना देखते ही देखते बीत गया। उस दिन दक्षिणी सीमा सैन्य मुख्य बेस के द्वार खुले थे। रोल्स रॉयस की एक पंक्ति मुख्य बेस में प्रवेश कर गई। यद्यपि दक्षिणी सीमा ड्रैगन देश के अन्य 3 युद्ध क्षेत्रों की तुलना में अधिक बंजर थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि दक्षिणी सीमा पर कोई धनी व्यक्ति नहीं था। कुल 5 रोल्स रॉयस गाड़ियां दक्षिणी सीमा सैन्य मुख्य बेस में घुस गईं। तभी 5 प्रतिष्ठित व्यक्ति गाड़ियों से नीचे उतरे।
आप सब लोग बहुत जल्दी आ गए हैं न? उनमें से एक ने मुस्कुराते हुए कहा। बाकी लोग केवल उसकी ओर देखते रहे और बातचीत में शामिल नहीं हुए। उस व्यक्ति ने अपने मनोरंजन की तलाश जारी नहीं रखी और वह अकेले ही दक्षिणी सीमा सैन्य मुख्य बेस के सम्मेलन हॉल की ओर चल पड़ा। पांचों व्यक्ति सम्मेलन कक्ष में दाखिल हुए और प्रत्येक को बैठने के लिए जगह मिल गई। उनमें से एक बोला, क्या आप में से किसी को पता है कि कर्नल रवि ठाकुर ने अचानक हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? वह किस प्रमुख मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं? एक क्षण के लिए सभी चुप हो गए, फिर उनमें से एक बोला, कौन जानता है। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि कर्नल रवि ठाकुर हाल ही में एक गंभीर बीमारी से ठीक हुए हैं और अपना प्रभुत्व पुनः स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन अगर वह ये सोचता है कि दक्षिणी सीमा स्थित सैन्य अड्डे पर हमारी उपस्थिति का उपयोग वह अपना अधिकार जताने के लिए कर सकता है, तो वह गलत है। ये सुनकर अन्य चारों के चेहरे पर भी ठंडी मुस्कान आ गई, उनकी आंखों में तीव्र तिरस्कार झलक रहा था। इसके बाद समूह फिर से चुप हो गया और सभी ने अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाया और दक्षिणी सीमा सैन्य मुख्य बेस के सम्मेलन कक्ष में आराम से बैठ गए। अध्याय 125 अभिमानी ढोंगी राजा। दक्षिणी सीमा के पार कई लोग अपनी शक्तिशाली ताकत पर भरोसा करते हुए विद्रोह कर बैठे। उन्होंने अनेक शक्तिशाली व्यक्तियों को एकत्रित किया और स्वयं को क्षेत्रों का राजा घोषित कर दिया। जैसे ही कर्नल रवि ठाकुर ने बंद कमरे में अपनी खेती की घोषणा की, पूरे क्षेत्र में खलबली मच गई। उस समय दक्षिणी सीमा के भीतर विभिन्न छद्म राजाओं ने अत्याचार किए और प्रभुत्व जमाया, जबकि वो देश ने स्थिति पर लालच भरी नजर डाली। दक्षिणी सीमा सेना वो देश को रोकने के लिए इन छद्म राजाओं से निपटने के लिए बलों को नहीं छोड़ सकती थी, जिससे ये धोखेबाज और भी अधिक उग्र हो गए। हालांकि दक्षिणी सीमा चाहे कितनी भी विशाल क्यों न हो, अंततः वह सीमित थी और छद्म राजा अंततः आपस में ही लड़ते थे। 1 दर्जन से अधिक छद्म राजाओं के बीच हुई लड़ाई में अंत में केवल 8 ही बचे। संपूर्ण दक्षिणी सीमा सेना के कुछ सैन्य गणों और गुटों द्वारा नियंत्रित कुछ क्षेत्रों को छोड़कर इन 8 छद्म राजाओं के बीच विभाजित थी। 8 छद्म राजा थे: जेड माउंटेन किंग, टियानलिंग किंग, मेडिसिन किंग, हेंग हे किंग, हिडन क्यू किंग, मोटो किंग, ग्रीन विलो किंग और कॉलिन किंग। इन 8 छद्म राजाओं में से प्रत्येक के पास कई शक्तिशाली अनुयायी थे, जिनमें वे स्वयं भी शामिल थे, जो सभी महान ग्रैंड मास्टर स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति थे। यही कारण है कि वे छद्म राजाओं के बीच हुए मूल नरसंहार से बच निकलने में सक्षम थे और अंतिम विजेता बन गए। इस समय जेड माउंटेन किंग, टियानलिंग किंग और मेडिसिन किंग के अलावा अन्य 5 छद्म राजा पहले से ही दक्षिणी सीमा सेना के मुख्य शिविर में एकत्र हो चुके थे। वे पांचों काउंसिल हॉल में आराम से बैठे थे और कर्नल रवि ठाकुर के आने का इंतजार कर रहे थे। 10 मिनट से अधिक समय बाद समर जोशी और अन्य 3 कमांडर काउंसिल हॉल में सबसे पहले प्रवेश करने वाले थे। समर जोशी और अन्य लोगों को देखकर पांचों छद्म राजाओं ने भी धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लीं। उन्होंने समर जोशी और उनके समूह को खुलेआम घूर कर देखा, उनकी आंखों में तिरस्कार का भाव था। हालांकि समर जोशी और उनके साथियों ने उनकी निगाहों को अनदेखा कर दिया और काउंसिल हॉल में प्रवेश करने के बाद उन्हें सीटें मिल गईं और वे बैठ गए। हम 5 लोग कर्नल रवि ठाकुर द्वारा आमंत्रित अतिथि हैं और आप 4 दक्षिणी सीमा सेना के कमांडर भी हमारे साथ बराबरी पर बैठने का साहस रखते हैं। पृष्ठ हेंग हे किंग ने समर जोशी और उनके समूह की ओर प्रतिकूल दृष्टि से देखा और ठंडे स्वर में कहा। साम्राज्य के साथ और कहानियां खोजन। समर जोशी ने उसकी ओर देखा और उतनी ही बेरुखी से बोला, ये दक्षिणी सीमा की सेना का मुख्य शिविर है, तुम छद्म राजाओं का क्षेत्र नहीं। हम दक्षिणी सीमा सेना के 4 मुख्य कोर के नेता यहाँ बैठने के हकदार कैसे नहीं हो सकते। हेंग हे किंग का चेहरा काला पड़ गया और उसकी आंखों में हत्या की मंशा झलकने लगी। स्वयं को राजा घोषित करने के कारण वह मन ही मन कर्नल रवि ठाकुर के बराबर था। अब चूंकि कर्नल रवि ठाकुर काफी समय से नहीं आए थे, इसलिए सेना के चारों कमांडर तुरंत काउंसिल हॉल में आकर बैठ गए। कर्नल रवि ठाकुर के इस रवैये से हेंग हे किंग स्वाभाविक रूप से चिढ़ गए। ठीक है हेंग हे किंग, बस शांत हो जाओ। ये जगह आखिरकार दक्षिणी सीमा सेना का क्षेत्र है और हमें खुद को कुछ हद तक संयमित रखना चाहिए, छिपे हुए क्यूई राजा ने कहा, जो हेंग हे राजा के बगल में बैठा था। ये सुनकर हेंग हे किंग ने ठंडी हंसी तो ली, लेकिन समर जोशी और उनकी पार्टी में कोई दोष नहीं निकाला। फिर छिपे हुए क्यू राजा ने समर जोशी को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, कमांडर वांग, मैंने सुना है कि वो देश के नंबर 1 तलवारबाज मियामोतो मुसाशी ने आधे महीने पहले यहाँ का दौरा किया था। समर जोशी ने उसकी ओर देखा और सिर हिला दिया। ऐसी बात को छिपाना असंभव था। यहाँ बैठे 5 लोग, हालांकि वे छद्म राजा थे, दक्षिणी सीमा तक उनके साधन और संपर्क भी थे। मियामोतो मुसाशी द्वारा दक्षिणी सीमा सेना के मजबूत लोगों को चुनौती देने की बात को आधा महीना बीत चुका था और इन छद्म राजाओं के लिए ऐसी खबरें मिलना सामान्य बात थी।
मैंने सुना है कि मियामोतो मुसाशी ने एक बार जनता के सामने घोषणा की थी कि जब तक वह युद्ध राजा नहीं बन जाते तब तक वह एकांतवास नहीं छोड़ेंगे। अब जब वह व्यक्तिगत रूप से दक्षिणी सीमा सेना के मुख्य शिविर में आ गया है तो मुझे लगता है कि वह युद्ध राजा के पौराणिक क्षेत्र में कदम रख चुका है ना? छिपे हुए क्यू किंग ने हंसते हुए अपनी बात जारी रखी। समर जोशी के रवैये पर कोई झल्लाहट नहीं दिखाए। इस पर अन्य 4 छद्म राजाओं ने अपना ध्यान समर जोशी और उसके समूह की ओर लगाया। यह मामला राजा झान के शक्तिशाली योद्धा से संबंधित है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें कुछ अतिरिक्त ध्यान देना पड़ा। समर जोशी बिना किसी परेशानी के मियामोतो मुसाशी के मामलों के बारे में कुछ भी छिपाए बिना सिर हिलाते रहे। ये देखकर छिपे हुए क्यू राजा और अन्य लोगों की आंखों में गंभीरता दिखाई दी। अचानक हेंग ही बोल पड़ा, ये राजा बहुत उत्सुक है। मियामोतो मुसाशी राजा झान के पौराणिक राज्य में कदम रखते हुए कैसे पराजित हुआ और दक्षिणी सीमा से पीछे हट गया? क्या ये हो सकता है कि दक्षिणी सीमा के इस महान सैन्य शिविर के भीतर एक और राजा झान शक्ति संपन्न व्यक्ति मौजूद हो? ये सुनकर कई ढोंगी राजाओं के चेहरे गंभीर हो गए। उनकी निगाहें समर जोशी और उनके समूह पर टिकी थीं। वे उनके हाव भाव से कोई उपयोगी जानकारी समझने की कोशिश कर रहे थे। यदि दक्षिणी सीमा सेना में सचमुच कोई राजा झान जैसा शक्तिशाली व्यक्ति था तो इन ढोंगी राजाओं के लिए आने वाले दिन आसान नहीं होंगे। अरे, ये हमारी दक्षिणी सीमा सेना से संबंधित मामला है और इसका आप सबसे कोई लेना देना नहीं है ना? समर जोशी ने उदासीन स्वर में ठंडी हंसी हंस दी। सभी ढोंगी राजाओं के चेहरे पर क्रोध के भाव थे। उनकी आंखों में हत्या की मंशा झलक रही थी। फिर भी छिपे हुए क्यू राजा ने हल्की हंसी के साथ कहा, इस राजा ने सुना है कि जिसने मियामोतो मुसाशी को हराया है वह उत्तरी लियाओ राजा है, न कि आपकी दक्षिणी सीमा सेना का कोई व्यक्ति। क्या उत्तरी युद्ध का राजा किसी कालकोठरी में कैद नहीं था? अब वह दक्षिणी सीमा पर कैसे जीवंत और उछल कूद कर रहा है? समर जोशी और उनके समूह ने फिर कुछ नहीं कहा। नहीं, उन्होंने छिपे हुए क्यू राजा और अन्य लोगों की ओर देखा। यद्यपि छिपे हुए क्यू राजा और उनकी पार्टी क्रोधित थी, लेकिन उन्होंने खुद को मूर्ख बनाना जारी नहीं रखा और समर जोशी और उनके समूह से आगे कोई सवाल नहीं किया और अपना सिर दूसरी ओर मोड़ लिया। आधा घंटा और बीत गया, लेकिन कर्नल रवि ठाकुर का कोई पता नहीं चला। टकराना। काउंसिल हॉल में एक धीमी सी आवाज गूंजी। ये हेंग हे की अपनी कुर्सी के आर्मरेस्ट पर थपथपाने की आवाज थी। दुखी चेहरे के साथ उन्होंने कहा, कर्नल रवि ठाकुर में सचमुच बहुत अहंकार है। ये राजा लगभग 1 घंटे से यहाँ इंतजार कर रहा है और अभी तक वह नहीं आया है। उसने कहा कि हमारे साथ चर्चा करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बात है, लेकिन ये राजा सोचता है कि वह हमें बेवकूफ़ बना रहा है। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, 2 व्यक्ति बाहर से काउंसिल हॉल में आए। ये 2 व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आदित्य मेहता और करण मल्होत्रा थे। अब जबकि ध्रुव मल्होत्रा और कर्नल रवि ठाकुर एकांतवास से बाहर आ चुके थे, ध्रुव मल्होत्रा ने उन्हें समय से पहले काउंसिल हॉल में आने का आदेश दिया था। जहां तक विक्रम सिंह का सवाल है, वह रोशनी वर्मा की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए विला में ही रहे। आप कौन हैं जो दक्षिणी सीमा सेना के विशाल सैन्य शिविर में इतनी बेशर्मी से बोलने का साहस कर रहे हैं? करण मल्होत्रा ने हेंग हे को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा। हेंग हे की भौहें ऊपर उठ गईं। उनका चेहरा अप्रिय होता जा रहा था। जैसे ही उन्होंने करण मल्होत्रा की ओर देखा और ठंडे स्वर में जवाब दिया, कृपया बताएं, अगर इस राजा से पूछताछ की जाए तो आप कौन हो सकते हैं? अरे, मैं तो केवल इतना जानता हूं कि दक्षिणी सीमा पर केवल एक ही राजा है, कर्नल रवि ठाकुर। तुम खुद को ये राजा कहने की हिम्मत करते हो, जो ये बताता है कि तुम उन तथाकथित ढोंगी राजाओं में से एक हो, है न? एक तरफ खड़े आदित्य मेहता हल्के से हंसे और बोले। आदित्य मेहता द्वारा स्वयं को ढोंगी राजा कहे जाने पर हेंग हे का चेहरा और भी अधिक उदास हो गया। आदित्य मेहता पर ध्यान केंद्रित करते हुए तथा अपने चारों ओर हत्या की नीयत से उसने ठंडे स्वर में कहा, कितना दुस्साहस! तुम दक्षिणी सीमा पर पहले व्यक्ति हो जिसने इस राजा को ढोंगी राजा कहने का साहस किया है। क्या बकवास है, यहाँ इतनी धृष्टता करने की हिम्मत भी! करण मल्होत्रा की भौहें उठ गईं। वे एक क्षण में ही हेंग हे से भिड़ने के लिए तैयार थे। तभी अचानक काउंसिल हॉल के बाहर से आवाज आए, उत्तरी लियाओ राजा, कर्नल रवि ठाकुर आ गए हैं। अध्याय 126 राजा की महिमा। काउंसिल हॉल में सभी की निगाहें स्वाभाविक रूप से हॉल के प्रवेश द्वार की ओर मुड़ गईं। सबकी चौकस निगाहों के बीच कर्नल रवि ठाकुर धीरे धीरे हॉल में आए। आधा महीना बीत चुका था और कर्नल रवि ठाकुर के चेहरे पर जो पीलापन छा गया था वह पूरी तरह गायब हो चुका था। आधे महीने पहले की तुलना में जब वे क्षयग्रस्त दिखते थे, अब कर्नल रवि ठाकुर ने अपना आत्मविश्वास पुनः प्राप्त कर लिया था। उनका पूरा व्यवहार एक प्रभावशाली उपस्थिति से भरा हुआ था। कर्नल रवि ठाकुर के काउंसिल हॉल में प्रवेश करने के बाद एक अन्य व्यक्ति तेजी से उनके पीछे हॉल में चला गया।
ये ध्रुव मल्होत्रा था। जैसे ही ध्रुव मल्होत्रा प्रकट हुआ, पांचों नकली राजाओं ने तुरंत अपनी नज़र कर्नल रवि ठाकुर से हटाकर उस पर डाल दी। ये सर्वविदित है कि ध्रुव मल्होत्रा ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने एक दुर्जय योद्धा राजा मियामोतो मुसाशी को हराया था। स्वाभाविक रूप से पांचों नकली राजाओं की कर्नल रवि ठाकुर की तुलना में ध्रुव मल्होत्रा में अधिक रुचि थी। हमने कर्नल रवि ठाकुर को देखा है। पांचों नकली राजा एक स्वर में बोले, लेकिन उनके शब्द औपचारिक उदासीनता से भरे हुए थे। बोलने के बाद उनका ध्यान पुनः ध्रुव मल्होत्रा की ओर गया। कर्नल रवि ठाकुर की तुलना में वे ध्रुव मल्होत्रा के बारे में अधिक उत्सुक थे। पांचों लोगों द्वारा इस तरह घूरे जाने पर भी ध्रुव मल्होत्रा के चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं आया और वह एक खाली स्थान पर अकेले बैठ गया। करण मल्होत्रा और आदित्य मेहता भी तुरंत वहां आ गए और ध्रुव मल्होत्रा के पास दो अंगरक्षकों की तरह खड़े हो गए। कर्नल रवि ठाकुर ने भी पांचों नकली राजाओं की ओर सिर हिलाया, फिर शान से मेज के शीर्ष पर अपना स्थान ग्रहण किया। मैंने अभी अभी काउंसिल हॉल के बाहर शोर सुना है, क्या कुछ हुआ है? कर्नल रवि ठाकुर ने बैठते ही पांचों नकली राजाओं को स्कैन किया और पूछा। राजा हेंगहे ने ठंडे स्वर में नाक भान से कुड़ी। उनकी अभिव्यक्ति अप्रिय थी। उन्होंने कहा, कर्नल रवि ठाकुर, हम यहाँ केवल आपके सम्मान के लिए ही आए हैं। लेकिन आपका क्या? आपने हमें पूरे 1 घंटे तक यहाँ इंतजार करवाया। क्या आप अब भी सोचते हैं कि आप दक्षिणी सीमा को अपनी इच्छानुसार नियंत्रित कर सकते हैं? ये केवल राजा हेंग ही नहीं था, छिपे हुए क्यू राजा ने भी तुरंत कहा, कर्नल रवि ठाकुर, आपने जो किया वह वास्तव में छलपूर्ण था। चूंकि आपने हमें आमंत्रित किया था, तो फिर आपने हमें 1 घंटे तक यहाँ क्यों लटका रखा? क्या कर्नल रवि ठाकुर हमें गंभीरता से नहीं लेते? एम्पायर पर अधिक जानकारी प्राप्त करें। बाकी 3 नकली राजाओं ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन कर्नल रवि ठाकुर की ओर उनकी निगाहें भी द्वेष से भरी थीं। राजा हेंगहे और छिपे हुए क्यू राजा के शब्द कठोर और आरोपात्मक लहजे में थे। उनके रवैये से यह समझना कठिन नहीं था कि दक्षिणी सीमा पर कर्नल रवि ठाकुर का प्रभाव वास्तव में कितना कम हो गया था। दक्षिणी सीमा के सैन्य मुख्यालय में कर्नल रवि ठाकुर से इस तरह सवाल करने की हिम्मत चंद नकली राजाओं की। ध्रुव मल्होत्रा के पीछे खड़े करण मल्होत्रा और आदित्य मेहता ने भी अजीबोगरीब भाव प्रदर्शित किए। उत्तरी लियांग में ऐसी घटना निश्चित रूप से संभव नहीं होगी। उत्तरी लियांग में यदि कोई राजा होने का दावा करने और ध्रुव मल्होत्रा के अधिकार का अनादर करने का साहस करता, तो संभवतः वह अगले दिन पूर्व से सूर्योदय नहीं देख पाता। उत्तरी लियांग के सैन्य मुख्यालय में बैठने का अवसर मिलना तो दूर की बात है, जो एक राजा के अधिकार का इतना बड़ा अनादर था। अब मैं ही आपसे पूछ रहा हूं कि अभी झगड़ा किस बात पर हुआ था, और फिर भी तुम पलटकर मुझसे सवाल करने की हिम्मत कर रहे हो। ये याद रखो, जो भी तुम्हारे पैरों के नीचे इस भूमि पर खड़ा है, वह दक्षिणी सीमा पर है। यहाँ मैं दक्षिणी सीमा का राजा हूँ, कर्नल रवि ठाकुर ने ठंडे स्वर में कहा। ये सुनकर हेंगहे और अन्य लोगों के हाव भाव थोड़े बदल गए। कर्नल रवि ठाकुर द्वारा अपने एकांतवास की घोषणा करने से पहले भी वे इतने मुखर कभी नहीं दिखे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि 3 साल के लापता रहने के दौरान उसके अंदर कुछ जागृत हो गया हो? अपने मन में उठ रहे अजीब विचारों को एक तरफ धकेलते हुए छिपे हुए क्यू राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, कर्नल रवि ठाकुर, आप शायद हमें गलत समझ रहे हैं। हम केवल आपके कमांडरों से पूछ रहे थे कि आप, कर्नल रवि ठाकुर, अभी तक क्यों नहीं आए हैं। लेकिन इन दोनों ने आते ही हमसे सवाल पूछे और हमारे प्रति अभद्र व्यवहार किया, जिससे हेंगहे अपना आपा खो बैठा और उन्हें सबक सिखाने की इच्छा हुई। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, मोटोकिंग ने भी व्यंग्य करते हुए कहा, कर्नल रवि ठाकुर, इन दोनों ने हमारे प्रति इतनी अवमानना दिखाई। क्या आपको नहीं लगता कि आपको हमें इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए? ये सुनकर कर्नल रवि ठाकुर की नज़र ध्रुव मल्होत्रा की ओर गई। चूंकि यह मामला करण मल्होत्रा और आदित्य मेहता से संबंधित था, इसलिए कर्नल रवि ठाकुर स्वाभाविक रूप से ये देखना चाहते थे कि ध्रुव मल्होत्रा क्या सोचते हैं। ध्रुव मल्होत्रा ने कोई संकेत नहीं दिया। वह देखना चाहता था कि कर्नल रवि ठाकुर ग्रेट ग्रैंड मास्टर की सर्वोच्च शक्ति प्राप्त करने के बाद भी पहले जैसे ही रहेंगे या नहीं। यदि कर्नल रवि ठाकुर अतीत की तुलना में बिल्कुल भी नहीं बदले होते तो ध्रुव मल्होत्रा के लिए यह बहुत निराशाजनक होता। कर्नल रवि ठाकुर के चेहरे पर उदासी छा गई और उन्होंने हेंगहे और अन्य लोगों की ओर उदास दृष्टि से देखा। फिर उन्होंने गहरी आवाज में कहा, मैं कर्नल रवि ठाकुर हूँ। मैं मामलों को कैसे संभालता हूँ, यह मेरा विशेषाधिकार है। क्या मुझे वास्तव में आपकी ज़रूरत है कि आप मुझ पर उंगली उठाएं और मेरे लिए निर्णय लें? मैं इस दक्षिणी सीमा का राजा हूँ और तुम मेरी प्रजा हो। यदि मैं उपस्थित नहीं हूँ तो आपको बस प्रतीक्षा करनी होगी। ये सुनकर हेंगहे और अन्य 4 लोगों के हाव भाव पूरी तरह बदल गए। स्पष्टतः कर्नल रवि ठाकुर का दृढ़ व्यवहार उनकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक था।
कर्नल रवि ठाकुर, जो आमतौर पर मिलनसार और कुछ हद तक कमजोर थे, ने कभी ऐसी दृढ़ता नहीं दिखाई थी। कर्नल रवि ठाकुर के लापता होने के बाद पूरे दक्षिणी सीमा पर कई ढोंगी विद्रोहियों ने विद्रोह कर दिया था। यहाँ तक कि जब कोई ढोंगी नहीं था, तब भी कर्नल रवि ठाकुर हमेशा दक्षिणी सीमा के महान ग्रैंड मास्टरों से मिलते समय बहुत ही मिलनसार और यहाँ तक कि सम्मानजनक व्यवहार करते थे। हेंग हे के चेहरे का भाव बदल गया, उसकी आंखों में स्पष्ट क्रोध दिखाई दे रहा था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, कर्नल रवि ठाकुर ने अपनी कमर से तलवार निकाली और उसके सामने जमीन में घोंप दी। कर्नल रवि ठाकुर की तलवार बहुत तेज थी और जैसे ही वह जमीन पर पड़ी, वह जमीन में गहराई तक धंस गई। मैं आपसे पूछता हूँ, यदि आप आज इस परिषद हॉल में मेरे देर से आने पर सवाल उठाने की हिम्मत करते हैं, तो क्या आप कल मुझे घेरने के लिए लोगों को इकट्ठा करने की हिम्मत करेंगे? क्या मैं पहले भी तुम्हारे प्रति बहुत दयालु था, जिससे तुम्हें लगा कि मैं एक वीरविहीन तेंदुए की तरह हूं जिसे तुम अपनी इच्छानुसार कुचल सकते हो? यदि तुम्हें कोई शिकायत है तो कह दो और देखो कि मैं तुम्हें काट तो नहीं दूंगा। कर्नल रवि ठाकुर की उदास निगाहें उन पांचों लोगों पर घूम रही थीं, बोलते समय उनका स्वर उग्र था। कर्नल रवि ठाकुर का व्यवहार देखकर ध्रुव मल्होत्रा ने संतोष से सिर हिलाया। एक राजा का आचरण ऐसा ही होना चाहिए। यदि ये पांचों ढोंगी उसे उसके दरवाजे तक धमकाने की हिम्मत करते और कर्नल रवि ठाकुर अभी भी छिपा रहता, तो ध्रुव मल्होत्रा को कर्नल रवि ठाकुर की ताकत को बहाल करने के लिए चुकाई गई बड़ी कीमत का पछतावा होता। सौभाग्य से कर्नल रवि ठाकुर ने वास्तव में एक सम्राट की तरह व्यवहार किया तथा हेंगे और अन्य लोगों के सामने एक राजा जैसा आचरण प्रदर्शित किया। हेंगे और अन्य लोग अनिश्चित निगाहों से कर्नल रवि ठाकुर को देख रहे थे। कुछ क्षणों के लिए तो वे ये भी नहीं समझ पा रहे थे कि वे क्या रुख अपनाएं या क्या कहें। अध्याय 127 दोनों भुजाएं तोड़ना। कर्नल रवि ठाकुर के रूप में उनका आचरण ऐसा ही होना चाहिए था। इस समय कर्नल रवि ठाकुर के मन में कई बातें आईं। ध्रुव मल्होत्रा के प्रति उनके मन में कृतज्ञता थी। आधे महीने के एकांतवास के दौरान ध्रुव मल्होत्रा ने न केवल उनकी चोटों का उपचार किया था, बल्कि युद्ध क्षेत्र के राजा के रूप में उन्हें लगातार यह भी बताया था कि उन्हें क्या करना चाहिए। ध्रुव मल्होत्रा की शिक्षाओं के कारण कर्नल रवि ठाकुर की मानसिकता में आधे महीने पहले की तुलना में नाटकीय परिवर्तन आया। तुम सब चुप क्यों रहते हो? कर्नल रवि ठाकुर के मुंह के कोने पर मुस्कान तैर गई जब उन्होंने हेंगे के पांचों आदमियों की ओर देखा और बोले। कुछ क्षण विचार करने के बाद गुप्त क्यू राजा ने धीरे से कहा, कर्नल रवि ठाकुर, हमने वास्तव में पिछली घटना पर पूरी तरह से विचार नहीं किया और इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। छिपे हुए क्यू राजा को अपना रुख नर्म करते देख अन्य चार ढोंगी राजाओं ने स्वाभाविक रूप से जोर देना जारी नहीं रखा। आखिरकार ये दक्षिणी सीमा सेना का मुख्य शिविर था। अगर वे सच में कर्नल रवि ठाकुर को नाराज कर देते तो संभव था कि वे अपने आदेश का संकेत देकर दक्षिणी सीमा के हजारों सैनिकों को उन्हें घेरने के लिए भेज देते। भले ही वे महान ग्रैंड मास्टर थे, लेकिन उनके पास दक्षिणी सीमा के हजारों सैनिकों के सामने बचने का कोई मौका नहीं था। साम्राज्य से नए रोमांच का आनंद लें कर्नल रवि ठाकुर, हमारा पिछला अनादर हमारी गलती थी, लेकिन इस आदमी ने हमें बेशर्मी से अपमानित करने का साहस किया, उसे हमें स्पष्टीकरण देना होगा। हेंगे ने गहरी आवाज में कहा। उसकी नज़र ध्रुव मल्होत्रा के पीछे खड़े करण मल्होत्रा की ओर घूम गई। उसे इस तरह देखकर कर्नल रवि ठाकुर का माथा थोड़ा सिकुड़ गया। उसने अपनी स्थिति पहले ही स्पष्ट कर दी थी, फिर भी हेंगे ने मामले को शांत करने से इनकार कर दिया। अहंकारी, मैं अभी भी यहाँ हूँ और तुम एकमात्र ढोंगी राजा मेरे अधीनस्थ से स्पष्टीकरण मांगने की हिम्मत कर रहे हो। तभी अचानक ध्रुव मल्होत्रा की आवाज गूंजी। ध्रुव मल्होत्रा ने हेंगे को ठंडी निगाहों से देखा, उसके चेहरे पर गंभीरता थी। जैसे ही ये शब्द बोले गए, हेंगे और उनके दल की निगाहें तुरंत ध्रुव मल्होत्रा पर पड़ीं। यह अच्छी तरह जानते हुए कि ध्रुव मल्होत्रा उत्तरी लियाओ राजा था, हेंगे ने फिर भी अनभिज्ञता का नाटक किया और पूछा, और आप कौन हो सकते हैं? किसी बाहरी व्यक्ति को हमारी दक्षिणी सीमा के मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार कब मिला? ये सुनकर ध्रुव मल्होत्रा ने व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेरी और कहा, कोई बात नहीं, अगर आप मेरी पहचान नहीं जानते तो मैं आपको बता सकता हूँ। मैं ध्रुव मल्होत्रा हूँ, उत्तरी लियाओ राजा के पद पर आसीन हूँ। जैसे ही उनकी आवाज गिरी, ध्रुव मल्होत्रा से एक अवर्णनीय आभा फूट पड़ी, जिसने एक पल में पूरे काउंसिल हॉल को घेर लिया। इस आभा से घिरे हेंगे और उनकी पार्टी के चेहरे कुछ बदसूरत हो गए, लेकिन हेंगे ने अभी भी अपने दांतों को भींचते हुए बहुत जिद्दीपन से कहा, कोई बात नहीं कि आप वास्तव में उत्तरी लियाओ राजा हैं या नहीं, भले ही आप वास्तव में उत्तरी लियाओ राजा हो, दक्षिणी सीमा के मामले अभी भी आपकी चिंता का विषय नहीं है। ध्रुव मल्होत्रा ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया और अपनी जेब से कुछ निकाला और सीधे हेंगे की ओर फेंक दिया।
हेंग हे ने केवल अंधकार का एक धुंधलापन देखा जो भयावह गति से उसकी ओर उड़ रहा था, और उससे बचने की उसकी प्रवृत्ति जागृत हो गई। टकराना। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, काली वस्तु तेज गति से उसके गाल को छूती हुई उसके पीछे वाली कुर्सी में जा धंसी। हेंग हे ने बड़ी मुश्किल से निगला और डर के मारे पीछे मुड़ गया। उसने देखा कि जिस कुर्सी पर वह बैठा था उसमें एक चमकदार सुनहरा टोकन मजबूती से गड़ा हुआ था। हथेली के आकार के इस स्वर्णिम चिन्ह पर उत्तरी लियाओ लिखा हुआ था, जो एक अवर्णनीय गरिमा में आभा बिखेर रहा था। हेंग हे के गाल पर एक घाव दिखाई दिया जिसमें से खून धीरे धीरे उसके चेहरे पर बह रहा था, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे उसे दर्द का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था। ध्रुव मल्होत्रा भी धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़े हुए, उनके चेहरे पर उदासीनता थी और उन्होंने कहा, दक्षिणी सीमा के ढोंगी राजा ने राजत्व का दावा करने का दावा करके पहले ही हमारे ड्रैगन राष्ट्र के कानूनों का उल्लंघन कर दिया है। अब तो आप और भी आगे बढ़ गए हैं, दक्षिणी सीमा सेना के परिषद हॉल में अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और यहाँ तक कि मेरे एक अधीनस्थ पर हमला करने की साजिश भी रच रहे हैं। इन कई अपराधों के लिए सजा मौत होनी चाहिए। हालांकि ये देखते हुए कि आपने एक बार दक्षिणी सीमा और ड्रैगन राष्ट्र के लिए खून बहाया था, मैं आज आपकी जान बख्श दूंगा। मैं केवल दूसरों के लिए चेतावनी के रूप में आपकी दोनों भुजाएं लूंगा। ये सुनकर हेंग ही का ध्यान अविश्वास में वापस ध्रुव मल्होत्रा की ओर चला गया। इसे करें। अपनी अविश्वसनीय निगाहों के बीच ध्रुव मल्होत्रा ने धीरे से कहा। उनकी आवाज गिरते ही ध्रुव मल्होत्रा के पीछे खड़े आदित्य मेहता और करण मल्होत्रा तुरंत हरकत में आ गए। दोनों व्यक्ति तुरंत ध्रुव मल्होत्रा को पार कर सीधे हेंग हे की ओर बढ़े। यद्यपि हेंग ही भी एक महान ग्रैंड मास्टर थे, करण मल्होत्रा और आदित्य मेहता दोनों ही शीर्ष महान ग्रैंड मास्टर थे और उनकी लड़ाकू शक्ति एक साधारण शीर्ष महान ग्रैंड मास्टर से भी अधिक थी। राजसी करण मल्होत्रा और आदित्य मेहता का सामना करते हुए हेंग हे की मानसिकता फट गई। दो भयावह आभाएं फूट पड़ीं, जिन्होंने तुरंत ही हेंग हे को अपने में समाहित कर लिया। तुम क्या करना चाहते हो? हेंग हे ने कांपती आवाज में कहा। बिना किसी मारपीट के, केवल अपने सामने दो लोगों की भयावह उपस्थिति को महसूस करके हेंग हे को पता चल गया कि वह निश्चित रूप से उनसे मुकाबला नहीं कर सकता। करण मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या अभी आप बहुत घमंडी नहीं लग रहे थे? आप मुझसे स्पष्टीकरण चाहते थे, है न? मैं आपको अभी वह स्पष्टीकरण दे दूंगा जो आप चाहते हैं। जब वह बोल रहा था तब तक करण मल्होत्रा हेंग हे के सामने आ चुका था। अपनी कुर्सी पर बैठे हेंग हे की ओर देखते हुए करण मल्होत्रा के विशाल हाथ सीधे उसकी ओर बढ़े। हेंग हे का चेहरा अचानक बदल गया और फिर उसकी आंखों में एक भयानक रोशनी चमक उठी। जैसे ही करण मल्होत्रा के हाथ उसे छूने वाले थे, हेंग हे ने सीधे अपनी कमर से तलवार खींच ली। एक ठंडी रोशनी की चमक तुरंत करण मल्होत्रा की ओर बढ़ी। हेंग हे को खुद पर तलवार चलाते देख करण मल्होत्रा ने अपनी भौहें उठाईं। उसके हाव भाव में कोई बदलाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखें तिरस्कार से भरी थीं। जैसे ही लंबी तलवार करण मल्होत्रा पर वार करने वाली थी, उसने शांति से एक हाथ पीछे खींच लिया और ब्लेड को दो उंगलियों के बीच पकड़ लिया। दरार। तभी हेंग ही की भयभीत निगाहों के सामने उसके हाथ में पहनी हुई लंबी तलवार करण मल्होत्रा की उंगली की ताकत से दो टुकड़ों में टूट गई। ब्लेड टूटने की आवाज हेंग हे के दिल टूटने की आवाज के साथ ही आ रही थी। टूटी हुई तलवार को एक तरफ फेंकते हुए करण मल्होत्रा ने तिरस्कार के साथ कहा, अपनी अल्प कुशलता के साथ तुम खुद को राजा कहने और अपने वरिष्ठ से बदतमीजी से बात करने का साहस करते हो। आप सब किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अगर उन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत की तो वे स्वाभाविक रूप से आपके साथ भी ऐसा ही करने की हिम्मत करेंगे। हेंग हे अचानक चिल्लाया। वह जानता था कि वह अपने से पहले वाले दो लोगों से मुकाबला नहीं कर सकता, यहाँ तक कि उनमें से किसी को भी हरा नहीं सकता। इसलिए हेंग हे ने अन्य 4 छद्म राजाओं को भी इस लड़ाई में शामिल करने का निर्णय लिया। उन्हें उम्मीद थी कि वे मिलकर इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने में उनकी मदद करेंगे। एक दूसरे को देखने के बाद चारों छद्म राजाओं ने अपनी चाल चलने की तैयारी की, लेकिन आदित्य मेहता ने उदासीन और ठंडी आंखों से उनकी ओर देखा। यदि तुम में से किसी ने भी हिलने का साहस किया तो तुम पर कोई दया नहीं दिखाई जाएगी। वह ठंडी आवाज, जिसमें हड्डियां कंपा देने वाली हत्या करने की मंशा भी शामिल थी, चारों छद्म राजाओं के कानों में गूंज उठी। आदित्य मेहता के चेहरे पर उदासीनता का भाव देखकर उन्होंने तुरंत हेंग हे को बचाने के लिए आगे बढ़ने का विचार त्याग दिया। दूसरी तरफ करण मल्होत्रा ने भी सीधे हेंग हे की बाहें फाड़ दी। हेंग ही की बाहों को एक तरफ फेंकते हुए करण मल्होत्रा ने तिरस्कारपूर्वक थूका और फिर वह आदित्य मेहता के साथ ध्रुव मल्होत्रा के पास लौट आया। अध्याय 128 अधिकार सौंपना। उसका शरीर हिंसक रूप से कांप रहा था, लेकिन यह अनिश्चित था कि यह उसकी भुजाएं कट जाने के दर्द के कारण था या उन्हें खोने की पीड़ा के कारण। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की?
मेरा क्षेत्र दक्षिणी सीमा के बिल्कुल दक्षिणी छोर पर है और अगर मैं चाहूं तो लोग कभी भी उसमें प्रवेश कर सकते हैं। हेंगहे ने तीव्र दर्द सहते हुए दांत पीसते हुए कहा। ये सुनकर ध्रुव मल्होत्रा ने भौहें उठाईं और गहरी आवाज में कहा, कर्नल रवि ठाकुर, दक्षिणी सीमा के कानून और अनुशासन के भीतर उन लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए जो हमारे हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए विदेशी दुश्मनों के साथ साजिश रचते हैं। कर्नल रवि ठाकुर के चेहरे पर भी उदासी छा गई और उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, ऐसे अपराध के लिए तो फांसी ही उचित है। जैसे ही ये शब्द निकले, हेंग ही को एहसास हुआ कि उन्होंने गलत बोला था। उसका मूल इरादा केवल ध्रुव मल्होत्रा और कर्नल रवि ठाकुर को अपने क्षेत्र का लाभ उठाकर धमकाना था, लेकिन उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि वे दोनों इतने निर्णायक होंगे कि जरा सी भी असहमति होने पर उसकी जान लेने को तैयार हो जाएंगे। इस समय घटनास्थल पर मौजूद अन्य 4 नकली राजा भी बोलने में हिचकिचा रहे थे, क्योंकि काफी बदल चुके कर्नल रवि ठाकुर और रहस्यमय उत्तरी लियाओ राजा ध्रुव मल्होत्रा ने उन पर अभूतपूर्व दबाव डाला था। हेंगहे के वर्तमान दयनीय भाग्य को देखते हुए न केवल उसके हाथ काट दिए गए थे, बल्कि अब उसकी अपनी जुबान फिसलने के कारण उसे प्राणघातक खतरे का सामना करना पड़ रहा था। बाकी 4 नकली राजा स्वाभाविक रूप से चुपचाप पीछे हट गए और हेंगहे को देखते रहे, जो लगातार उन पर याचना भरी नजरें डाल रहा था। साम्राज्य में आपकी अगली यात्रा आपका इंतजार कर रही है, क्या आपने सुना नहीं कर्नल रवि ठाकुर ने क्या कहा? ध्रुव मल्होत्रा ने उदासीनता से कहा। करण मल्होत्रा, जो अभी अभी अपनी तरफ लौटा था, तुरंत समझ गया और आगे बढ़ा, एक बार फिर हेंगहे के पास पहुंचा। करण मल्होत्रा ने हेंगहे की ओर देखा, जो जमीन पर गिरा हुआ था। उसकी आंखों में जानलेवा इरादे की चमक थी। आप अपनी मौत स्वयं चाहते हैं, आप किसी और को दोष नहीं दे सकते, करण मल्होत्रा ने तिरस्कारपूर्वक कहा। जैसे ही उसके शब्द समाप्त हुए, हेंगहे की निराशा भरी आंखों में करण मल्होत्रा की मुट्ठी ने बिना देर किए उसके सिर पर प्रहार किया। टकराना, एक सिर जिस पर कभी एक व्यक्ति का जीवन टिका था, एक क्षण में तरबूज की तरह टूट गया और चारों ओर लाल और सफेद रंग बिखर गया। इस प्रकार हेंगहे की मृत्यु करण मल्होत्रा के हाथों हुई, एक ऐसा दृश्य जिसने अन्य 4 नकली राजाओं को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। वे करण मल्होत्रा को भय भरी आंखों से देखने लगे और बेकाबू होकर कांपने लगे। उन तीनों ने मन ही मन खुद को बधाई दी कि उन्होंने हेंगही की तरह अहंकारपूर्ण व्यवहार नहीं किया, कहीं ऐसा न हो कि उनका भी वही हश्र हो जाए। किसी को लाओ, कर्नल रवि ठाकुर ने तुरंत आवाज लगाए। दक्षिणी सीमा के कई सैनिक आगे बढ़े और कर्नल रवि ठाकुर के सामने घुटने टेक दिए। इस जगह को साफ करो, कर्नल रवि ठाकुर ने उपेक्षापूर्ण इशारा करते हुए आदेश दिया। सैनिकों ने तुरंत काम शुरू कर दिया और जल्द ही लाल और सफेद अवशेषों के साथ साथ हेंगहे की लाश को भी हटा दिया। यदि हवा में खून की हल्की गंध अभी भी न होती, तो कोई यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि हॉल में एक नकली राजा की मृत्यु हो गई है। यद्यपि वह एक नकली राजा था, लेकिन वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने कभी दक्षिणी सीमा पर एक हाथ से आकाश को ढक लिया था, लेकिन अब वह दक्षिणी सीमा की सेना के इस हॉल में चुपचाप मर गया। चलो अब गंभीर मुद्दों पर चर्चा करते हैं, आप चारों को कोई आपत्ति तो नहीं है न? ध्रुव मल्होत्रा ने बाकी बचे 4 नकली राजाओं की ओर देखा और हल्की हंसी के साथ कहा। चारों ने जल्दबाजी में सिर हिलाया। हेंगहे का अंत अभी भी उनके दिमाग में था। किसी ने भी जरा भी अहंकार दिखाने की हिम्मत नहीं की। हर कोई बस अपना रुख जितना संभव हो उतना कम रखना चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उत्तरी युद्ध के राजा नाराज न हो जाएं और कोई घातक आपदा न आ जाए। चारों व्यक्तियों को इस प्रकार व्यवहार करते देख ध्रुव मल्होत्रा के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। बंदरों को चेतावनी देने के लिए मुर्गी को मारने का प्रभाव वास्तव में काफी अच्छा था। मूलतः ध्रुव मल्होत्रा इन छद्म राजाओं को डराने के लिए, बंदरों को चेतावनी देने के लिए एक मुर्गे को मारने का अवसर ढूंढने पर विचार कर रहे थे। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि हेंगहे इतना सहयोग करेगा कि स्वेच्छा से मारा जाने वाला मुर्गा बन जाएगा। कर्नल रवि ठाकुर ने ध्रुव मल्होत्रा की ओर देखा और ध्रुव मल्होत्रा ने भी हल्का सा सिर हिलाकर जवाब दिया। ध्रुव मल्होत्रा की सहमति देखकर कर्नल रवि ठाकुर भी बोले, जैसा कि आप सभी दक्षिणी सीमा की वर्तमान स्थिति से अवगत हैं, बाहर से दक्षिणी सीमा पर कब्जा करने की चाहत रखने वाले लोग किसी भी समय मेरी भूमि में प्रवेश करने तथा मेरे क्षेत्र में पैर रखने के लिए तैयार बैठे हैं। अंदर से पूरे देश में छद्म राजा विद्रोह में उठ खड़े हुए हैं और फिर वहां चुड़ैल संप्रदाय है, एक दुष्ट गुट जो विशाल पहाड़ों में घिरा हुआ है, लगातार दक्षिणी सीमा को अराजकता में फेंकने की साजिश रच रहा है। यहाँ तक कि इन शब्दों पर चारों छद्म राजाओं की पुतलियां सिकुड़ गईं। क्या दक्षिणी सीमा पर विद्रोह कर रहे छद्म राजा वास्तव में वही नहीं थे जो वे थे? इस डर से कि कहीं कर्नल रवि ठाकुर और ध्रुव मल्होत्रा गलतफहमी न पाल लें, छिपे हुए क्यू राजा ने तुरंत कहा, कर्नल रवि ठाकुर और उत्तरी लियाओ राजा, कृपया निश्चिंत रहें, मैं दक्षिणी सीमा के प्रति पूरी तरह से वफादार हूँ।
मैंने क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और खुद को राजा नियुक्त कर लिया। इसका एकमात्र कारण ये था कि कर्नल रवि ठाकुर कई साल पहले अचानक गायब हो गए थे और यह स्थानीय स्थिति को स्थिर करने के लिए एक हताश करने वाला कदम था। अब जब कर्नल रवि ठाकुर वापस आ गए हैं और उत्तरी युद्ध के राजा व्यक्तिगत रूप से दक्षिणी सीमा की देखरेख कर रहे हैं, तो मैं कर्नल रवि ठाकुर को अपनी सारी शक्तियां सौंपने और उनके आदेश का पालन करने को तैयार हूं। जब छुपे हुए क्यू राजा ने बात की तो अन्य 3 छद्म राजाओं के हाव भाव में भारी परिवर्तन आ गया। कर्नल रवि ठाकुर ने शक्तिशाली वापसी की थी और रहस्यमय उत्तरी लियाओ राजा ध्रुव मल्होत्रा भी थे, जो व्यक्तिगत रूप से दक्षिणी सीमा पर आए थे। यदि दोनों सेनाएं सम्मिलित हो जाएं, तो वे दक्षिणी सीमा के सभी छद्म राजाओं को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होंगी। छिपे हुए क्यू राजा की कार्रवाई हताशा की चाल प्रतीत हुई, लेकिन वास्तव में यह आत्मसंरक्षण के लिए था। उनके हाथों में मौजूद सत्ता की तुलना में उनका अपना जीवन स्वाभाविक रूप से अधिक महत्वपूर्ण था। ये देखकर कि छिपे हुए क्यू राजा ने ऐसा कहा था, अन्य 3 छद्म राजाओं ने स्वाभाविक रूप से अब और चुप रहने की हिम्मत नहीं की। वे सभी छिपे हुए क्यू राजा के शब्दों को दोहराते हुए बोले। कर्नल रवि ठाकुर भी आश्चर्यचकित थे, क्योंकि उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि ये चारों इतनी आसानी से अपनी शक्ति छोड़ देंगे। भगवान ही जानता है कि हेंग ही के सिर को मुक्का मारकर उड़ा देने के दृश्य ने इन 4 छद्म राजाओं पर कितनी गंभीर मनोवैज्ञानिक छाया छोड़ी थी। आपने अच्छा किया, और मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि जब तक आप पूरे दिल से मेरा सहयोग करेंगे, मैं उन पुराने मामलों पर दोबारा विचार नहीं करूंगा। कर्नल रवि ठाकुर ने संतोष के साथ मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर चारों छद्म राजाओं ने राहत की सांस ली। कर्नल रवि ठाकुर के इस प्रकार कहने का अर्थ था कि अब उन्हें उनसे और उत्तरी लियाओ राजा से प्रतिशोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। भले ही उनकी सत्ता चली गई हो, लेकिन कम से कम उनकी जान तो बच गई। इसके अलावा अब कर्नल रवि ठाकुर इतने दुर्जय हो चुके हैं और उत्तरी युद्ध का राजा उनके हाथ में है, शायद कर्नल रवि ठाकुर के अधीन होकर वे ऐसी शक्ति प्राप्त कर सकते हैं जो उनकी वर्तमान शक्ति से कम नहीं होगी। मुझे आश्चर्य है, कर्नल रवि ठाकुर, आपने हम सभी को आज दक्षिणी सीमा सेना के मुख्य शिविर में क्यों इकट्ठा किया है? छिपे हुए क्यू राजा ने पूछा। चारों छद्म राजाओं को अब पहले जैसा भय नहीं रहा, क्योंकि कर्नल रवि ठाकुर ने पहले ही वादा कर दिया था कि वे उनसे दोबारा परेशान नहीं होंगे। कर्नल रवि ठाकुर ने ध्रुव मल्होत्रा की ओर मुड़ने से पहले कुछ क्षण सोचा। ध्रुव मल्होत्रा ने बातचीत आगे बढ़ाई। आज मैंने आप सबको एक ही काम के लिए बुलाया है, चुड़ैल संप्रदाय को नष्ट करने के लिए, दक्षिणी सीमा और ड्रैगन देश में शांति बहाल करने के लिए। इन शब्दों पर चारों छद्म राजाओं के भाव बदल गए। डायन संप्रदाय दक्षिणी सीमा के विशाल पहाड़ों में शायद 100 वर्षों से स्थापित था और किसी को नहीं पता था कि यह कब प्रकट हुआ, और न ही यह पता था कि इसकी शक्ति कितनी भयानक थी। यहाँ तक कि कर्नल रवि ठाकुर भी जब व्यक्तिगत रूप से डायन संप्रदाय के खिलाफ अभियान के लिए गए थे, तो वे गंभीर रूप से घायल होकर लौटे थे और उनके पास बंद कमरे में साधना करने की घोषणा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और उसके बाद वे गायब हो गए। अध्याय 129 अभिमानी ढोंगी राजा। दक्षिणी सीमा सेना ने दक्षिणी सीमा पर शासन किया, लेकिन चुड़ैल संप्रदाय बिना ताज के असली राजा था। दक्षिणी सीमा पर जहां भी कोई मिलता, एक व्यक्ति को अलग ले जाकर पूछा जाता कि क्या वे दक्षिणी सीमा की सेना से अधिक डरते हैं या डायन संप्रदाय से। 10 में से 9 लोग बिना किसी हिचकिचाहट के डायन संप्रदाय के बारे में बात करेंगे। यद्यपि डायन संप्रदाय दक्षिणी सीमा के विशाल पहाड़ों के भीतर छिप गया था और शायद ही कभी दिखाई दिया, फिर भी चाहे वह अजीब और अप्रत्याशित गू कीड़े हों या डायन संप्रदाय के भीतर अज्ञात शक्तिशाली लोग हों, सभी दक्षिणी सीमा के लोगों के दिलों में भय का स्रोत बन गए। चुड़ैल संप्रदाय ने सक्रिय रूप से उनके साथ परेशानी की तलाश नहीं की, जिसे पहले से ही एक महान भाग्य माना जाता था। चुड़ैल संप्रदाय पर सक्रिय रूप से हमला करने की हिम्मत कौन करेगा? दक्षिणी सीमा पर लगभग 100 वर्षों के अनुभव के आधार पर केवल तत्कालीन युवा कर्नल रवि ठाकुर, जो बाघों से भी नहीं डरते थे, ने अपने आदमियों का नेतृत्व करते हुए चुड़ैल संप्रदाय पर हमला करने का साहस किया। कर्नल रवि ठाकुर का अंत वास्तव में दुखद था, और ये तथ्य कि कर्नल रवि ठाकुर को डायन संप्रदाय के हाथों पराजित किया गया था, एक बार फिर दक्षिणी सीमा में सभी के लिए एक चेतावनी थी कि डायन संप्रदाय को उकसाया नहीं जाना चाहिए। अब जबकि उत्तरी युद्ध राजा ने फिर से चुड़ैल संप्रदाय पर हमला करने का मामला उठाया, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि 4 ढोंगी राजा इतने स्तब्ध थे। यहाँ तक कि कर्नल रवि ठाकुर की आंखों में भी संदेह की झलक थी। उत्तरी लियाओ राजा, चुड़ैल संप्रदाय सैकड़ों वर्षों से विशाल पहाड़ों में स्थापित है, और कोई नहीं जानता कि इसके भीतर कितने शक्तिशाली व्यक्ति हैं। अगर हम जल्दबाजी में चुड़ैल संप्रदाय पर हमला करने जाते हैं, तो मुझे डर है कि 10 में से 9 लोग बुरी तरह हार कर लौटेंगे। साम्राज्य पर अधिक अनुभव प्राप्त करें, छिपे हुए क्यू राजा ने भारी आवाज में कहा। ध्रुव मल्होत्रा ने कई लोगों पर नजर घुमाई और हल्के से कहा, क्या आप सब भी यही सोचते हैं?
ये सुनकर सभी ने हल्के से सिर हिलाया, यहाँ तक कि कर्नल रवि ठाकुर ने भी सिर हिलाया। तभी कर्नल रवि ठाकुर बोले, उत्तरी लियाओ राजा, मैंने पहले भी व्यक्तिगत रूप से चुड़ैल संप्रदाय का दौरा किया था। अपनी महान शक्ति के साथ भी मैं चुड़ैल संप्रदाय के द्वार में प्रवेश करने में कामयाब नहीं हो सका। उसी समय चुड़ैल संप्रदाय के भीतर से प्रकाश की एक किरण निकली। मैं समय पर प्रतिक्रिया भी नहीं कर सका क्योंकि प्रकाश पहले ही मेरे शरीर में प्रवेश कर चुका था। इसके बाद मैं बेहोश हो गया और सौभाग्य से दूसरों द्वारा मुझे विशाल पहाड़ों से बाहर निकाला गया। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो वह प्रकाश की लकीर एक आइस पर गू रही होगी। डायन संप्रदाय के भीतर अपने पिछले मुठभेड़ के बारे में बात करते हुए कर्नल रवि ठाकुर को अभी भी डर महसूस होता है। ध्रुव मल्होत्रा ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर बोला, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जिसने आप पर आइस स्पिरिट गू फेंका था वह युद्ध राजा स्तर का मजबूत व्यक्ति होना चाहिए था और निश्चित रूप से मियामोतो मुसाशी जैसा प्रारंभिक चरण वाला नहीं होना चाहिए था। इन टिप्पणियों पर सभी के भाव पुनः बदल गए। कई लोगों के बोलने की प्रतीक्षा किए बिना ध्रुव मल्होत्रा ने आगे कहा, आप सभी सोचते हैं कि डायन संप्रदाय विशाल पहाड़ों के भीतर छिपा रहता है और बाहरी दुनिया से खुद को नहीं जोड़ता है, लेकिन मैंने जिनलिंग और गुसु दोनों में गो-कीटों और डायन संप्रदाय के लोगों का सामना किया है। चुड़ैल संप्रदाय गो-कीटों की मदद से जिनलिंग और गुसु के प्रमुख परिवारों को नियंत्रित करने का प्रयास करता है, जिससे वह खुद को मजबूत बनाता है। आप चुड़ैल संप्रदाय के खिलाफ कार्रवाई करने में संकोच करते हैं, फिर भी ये लगातार गुप्त रूप से अधिक शक्तिशाली होता जा रहा है। अगर हम और देरी करते हैं तो इसे खत्म करना और भी मुश्किल हो सकता है। कर्नल रवि ठाकुर के चेहरे के भाव अचानक बदल गए और उन्होंने कुर्सी के आर्मरेस्ट पर अपनी हथेली पटकते हुए ठंडे स्वर में कहा, चुड़ैल संप्रदाय की धृष्टता। दक्षिणी सीमा पर उत्पात मचाना एक बात है, लेकिन ड्रैगन राष्ट्र के समृद्ध क्षेत्रों तक पहुंचने का साहस करना एक बात है। ड्रैगन राष्ट्र को परेशान करने के लिए गो कीड़ों की भयावह कलाओं का उपयोग करना, वे मरने के लायक हैं। वे मिटा दिए जाने के लायक हैं। चारों ढोंगी राजाओं के चेहरे पर भी बदसूरत भाव थे। यद्यपि वे तब उठ खड़े हुए थे जब कर्नल रवि ठाकुर गंभीर रूप से घायल और अचेत थे तथा उन्होंने स्वयं को राजा घोषित कर दिया था, फिर भी उन्होंने अंततः ड्रैगन राष्ट्र और दक्षिणी सीमा की भलाई के बारे में सोचा। 7 ढोंगी राजाओं में से कुछ ऐसे राजाओं को छोड़कर जिन्होंने ढोंगी राजा बनने के बाद दक्षिणी सीमा में अशांति फैलाई, बाकी सभी अपने क्षेत्रों में ईमानदार रहे और उन्होंने कभी भी दक्षिणी सीमा के लिए कोई हानिकारक कार्य नहीं किया। यही कारण था कि छिपे हुए क्यू राजा और अन्य 3 अपनी शक्तियों को त्यागने के लिए तैयार थे और कर्नल रवि ठाकुर अपने पिछले कार्यों को जारी रखने की योजना नहीं बना रहे थे। आज हम महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा कर रहे हैं, फिर भी 3 ढोंगी राजा नहीं आए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इन तीनों लोगों ने कर्नल रवि ठाकुर के आदेशों को गंभीरता से नहीं लिया है। जैसे ही सभी लोग डायन संप्रदाय से संबंधित मामले पर क्रोधित हो रहे थे, ध्रुव मल्होत्रा ने अचानक विषय बदल दिया और 3 अनुपस्थित ढोंगी राजाओं पर निशाना साधा। ये सुनकर छिपे हुए क्यू राजा और अन्य तीनों ने अजीब भाव दिखाए, एक दूसरे के साथ नजरें बदलीं। उनकी आंखों में एक प्रकार का आनंद झलक रहा था। उत्तरी युद्ध राजा ने इन 3 ढोंगी राजाओं की तो बात ही छोड़ ली, चुड़ैल कबीले को भी भड़काने का साहस किया। हेंगहे का मामला, जिसका सिर एक ही मुक्का से फट गया था, इसका सबसे अच्छा सबूत है। उन 3 लोगों ने कर्नल रवि ठाकुर के आदेशों की अनदेखी करने का साहस किया और अब वहां एक अच्छा शो देखने को मिलने वाला था। किसी को बुलाओ। कर्नल रवि ठाकुर भी तुरंत ध्रुव मल्होत्रा की मंशा समझ गए और तुरंत आवाज लगाए। जैसे ही उनकी आवाज धीमी हुई, कई दक्षिणी सीमा सैनिक तुरंत परिषद हॉल में प्रवेश कर गए। जाओ और उन दूतों को बुलाओ जिन्हें औषधि राजा, जैद पर्वत राजा और आकाश रिज राजा को शाही आदेश देने के लिए भेजा गया है। कर्नल रवि ठाकुर ने जवानों को निर्देश दिए। लोगों को तुरंत बात समझ में आ गई और वे परिषद भवन से बाहर चले गए। उनके जाने के कुछ ही समय बाद 3 दक्षिणी सीमा सैनिक काउंसिल हॉल में आए। कर्नल रवि ठाकुर और उत्तरी लियाओ किंग को नमस्कार। वे तीनों एक घुटने पर बैठ गए और आदरपूर्वक घोषणा की। कर्नल रवि ठाकुर ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर कहा, कुछ दिन पहले मैंने दूतों से दक्षिणी सीमा के ढोंगी राजाओं तक अपने शाही आदेश पहुंचाए थे। क्या आप तीनों को उन्हें मेडिसिन किंग, जेड माउंटेन किंग और स्काई रिज किंग तक पहुंचाने का काम सौंपा गया था? हाँ सर, ये हम थे, तीनों ने एक साथ उत्तर दिया। क्या आप उन तक मेरा शाही आदेश पहुंचाने में विफल रहे? ये तीनों मेरी दक्षिणी सीमा सेना के मुख्यालय में क्यों नहीं आए? कर्नल रवि ठाकुर ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। उनमें से एक ने तुरंत जवाब दिया, सर, हम आपके आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत कभी नहीं करेंगे। कार्यभार मिलने के बाद हम सीधे उन तीनों के मुख्यालय गए। हालांकि जब मैंने आपकी इच्छा उन्हें बताई थी, तब वे तीनों मेडिसिन किंग के निवास पर एक साथ थे। तो फिर वे 3
उसे झिझकते और आगे बोलने की हिम्मत न जुटाते देख कर्नल रवि ठाकुर के चेहरे पर उदासी छा गई और वे ठंडे स्वर में बोले, उन तीनों ने क्या किया? बोलो। कर्नल रवि ठाकुर ने चिल्लाकर कहा। सैनिक कांप उठा। आगे संकोच करने की हिम्मत न करते हुए उन्होंने कहा, कर्नल रवि ठाकुर खुद को क्या समझते हैं? वह इस लायक नहीं है कि हम व्यक्तिगत रूप से दक्षिणी सीमा सेना मुख्यालय आएं। मैं उनसे बहस करना चाहता था, लेकिन अफसोस मैं उनकी ताकत का मुकाबला नहीं कर सका और मेडिसिन किंग ने मुझे निवास से बाहर निकाल दिया। दक्षिणी सीमा के सैनिक की बातें सुनकर कर्नल रवि ठाकुर के चेहरे पर गंभीरता बढ़ती गई। टकराना। अंततः कर्नल रवि ठाकुर ने कुर्सी के आर्मरेस्ट पर अपना हाथ पटका और अचानक उठ खड़े हुए। किसी को बुलाओ। फॉर्मलैंड के 3 बुजुर्गों को मुझसे मिलने बुलाओ। कर्नल रवि ठाकुर उग्रता से दहाड़े। परिषद हॉल के बाहर धीरे धीरे कदम पीछे हटने लगे। छिपे हुए क्यूई राजा और उसके 3 साथी मन ही मन हंसने से खुद को रोक नहीं पाए। फॉर्मलैंड के 3 बुजुर्गों की क्या हैसियत है? वे कर्नल रवि ठाकुर से मिलने के लिए व्यक्तिगत रूप से कैसे आ सकते हैं? लेकिन कुछ ही समय में फॉर्मलैंड के 3 बुजुर्ग काउंसिल हॉल में आ चुके थे। हालांकि उन्होंने कर्नल रवि ठाकुर की बात को नजरअंदाज कर दिया और सीधे ध्रुव मल्होत्रा के पास पहुंचे, झुककर कहा, हमने उत्तरी लियाओ राजा को देखा है। ये दृश्य देखकर छिपे हुए क्यू राजा और उसके दोस्त पूरी तरह से अचंभित रह गए। अध्याय 130 सैनिकों की तैनाती। स्वर्गीय कर्नल रवि ठाकुर के अलावा पूरे दक्षिणी सीमा सेना में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो मनो के 3 बुजुर्गों से ऐसी कार्रवाई करवा सकता था। यहाँ तक कि वर्तमान कर्नल रवि ठाकुर भी ऐसा करने की स्थिति में नहीं थे। फिर भी अब मनो के तीनों बुजुर्ग नम्रतापूर्वक ध्रुव मल्होत्रा के सामने आदरपूर्वक खड़े थे। मनो के 3 बुजुर्गों को इस तरह से व्यवहार करते देख छिपे हुए क्यू राजा और उसके 3 साथियों को तुरंत कुछ समझ में आ गया। ये वास्तव में सच था कि मियामोतो मुसाशी ने दक्षिणी सीमा सेना को चुनौती देने के लिए आधे महीने पहले व्यक्तिगत रूप से दक्षिणी सीमा सेना के मुख्य बेस का दौरा किया था। और यह उत्तरी युद्ध राजा वास्तव में एक सच्चा युद्ध राजा शक्तिशाली था, अन्यथा मनो के 3 बुजुर्गों की गर्वित प्रकृति के साथ वे उसके प्रति इतने आदरणीय कैसे हो सकते थे? जब कर्नल रवि ठाकुर ने पहले किसी को अपने शाही फरमानों को विभिन्न छद्म राजाओं तक पहुंचाने के लिए भेजा था, तो मेडिसिन किंग, त्यानलिंग किंग और जेड माउंटेन किंग ने स्पष्ट रूप से कहा था कि कर्नल रवि ठाकुर उनके व्यक्तिगत मुलाकात के योग्य नहीं हैं। इस मामले के संबंध में क्या आप तीनों की कोई राय है? ध्रुव मल्होत्रा ने अपने सामने खड़े मनो के 3 बुजुर्गों की ओर देखा और पूछा। ये सुनकर मनो के तीनों बुजुर्गों के चेहरे काले पड़ गए। सबसे बड़े बुजुर्ग ने तुरंत कहा, ये तीनों सम्मान और पदानुक्रम को नहीं समझते हैं, शाही फरमान की अवहेलना करते हैं और कानून के अनुसार उन्हें मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। ध्रुव मल्होत्रा के पास एक युद्ध राजा की ताकत थी। दक्षिणी सीमा पर उनका व्यक्तिगत दौरा स्पष्ट रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए था कि कर्नल रवि ठाकुर दक्षिणी सीमा के राजा के रूप में अपनी स्थिति को पुनः मजबूती से स्थापित कर सकें। जागीर के तीनों बुजुर्ग मूर्ख नहीं थे। वे स्वाभाविक रूप से ध्रुव मल्होत्रा के इरादे को समझ गए और बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने ध्रुव मल्होत्रा का पक्ष लेने का फैसला किया। यद्यपि पहले भी उनका मेडिसिन किंग के साथ कुछ अप्रिय व्यवहार रहा था, अब सभी लोग चुपचाप उन पिछली घटनाओं का उल्लेख करने से बचते थे और स्वाभाविक रूप से मनो के 3 बुजुर्ग भी उनका उल्लेख करने की पहल नहीं करते थे। बहुत अच्छा। ध्रुव मल्होत्रा ने हल्का सा सिर हिलाया और फिर कर्नल रवि ठाकुर की ओर देखते हुए बोला, कृपया अपना आदेश दीजिए कर्नल रवि ठाकुर। ये सुनकर कर्नल रवि ठाकुर ने कृतज्ञता से ध्रुव मल्होत्रा की ओर देखा। यदि दक्षिणी सीमा पर ध्रुव मल्होत्रा न होते तो मनो के ये 3 बुजुर्ग उसकी आज्ञा का पालन कैसे कर पाते? कर्नल रवि ठाकुर ने अपना गला साफ किया और फिर बोले, मेडिसिन किंग और अन्य 2 ने मेरे अधिकार का अपमान किया है। आज मैं मेडिसिन किंग की संपत्ति पर सैनिकों का नेतृत्व करूंगा और हमारी दक्षिणी सीमा सेना की सैन्य शक्ति को फिर से स्थापित करूंगा। जागीर के 3 बुजुर्ग, 4 सेनापति, मेरी आज्ञा का पालन करो। जैसे ही ये शब्द बोले गए, मैनर के तीनों बुजुर्ग और चारों कमांडर, जिनमें समर जोशी भी शामिल थे, जो अब तक चुप थे, सभी ने एक स्वर में कहा, हम उपस्थित हैं। चारों सेनापति तुरंत दक्षिणी सीमा सेना से 3000 सैनिकों को इकट्ठा करेंगे और मेरे साथ मेडिसिन किंग की जागीर तक चलेंगे। कर्नल रवि ठाकुर ने समर जोशी और अन्य लोगों से कहा, फिर मैनर के तीनों बुजुर्गों की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, इस लड़ाई में मैनर के तीनों बुजुर्गों की उपस्थिति भी आवश्यक है। कृपया आप भी मेरे साथ आइए। उस क्षण कर्नल रवि ठाकुर को सचमुच ऐसा महसूस हुआ कि जैसे दक्षिणी सीमा पर उनका नियंत्रण है और उनके हाथों में अपार शक्ति है। कई वर्षों तक इस पद पर रहने के बाद कर्नल रवि ठाकुर को पहली बार ऐसा एहसास हुआ। वह अपनी इस प्रभावशाली उपस्थिति के लिए पूरी तरह से ध्रुव मल्होत्रा का आभारी हैं। ये सोचते हुए कर्नल रवि ठाकुर ने ध्रुव मल्होत्रा की ओर देखा, उनकी आंखें कृतज्ञता से भरी थीं।
हम आदेश स्वीकार करते हैं। सभी लोग एक स्वर में चिल्लाए और किसी ने भी आपत्ति नहीं की। इसके बाद चारों कमांडर दक्षिणी सीमा सेना को संगठित करने के लिए काउंसिल हॉल से चले गए। इस बीच मनो के 3 बुजुर्ग काउंसिल हॉल में स्टैंड बाय पर रहे। कर्नल रवि ठाकुर ने ध्रुव मल्होत्रा की ओर सम्मानपूर्ण भाव से देखा और कहा, उत्तरी लियाओ राजा, यदि आप इस कार्य में मेरे साथ नहीं आएंगे तो मुझे परेशानी होगी। कोई बात नहीं, ध्रुव मल्होत्रा ने थोड़ा सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ध्रुव मल्होत्रा का सामना करते समय कर्नल रवि ठाकुर ने स्वयं को ये राजा कहना बंद कर दिया तथा इसके स्थान पर मैं कहना शुरू कर दिया, जिससे ध्रुव मल्होत्रा के प्रति उनका सम्मानपूर्ण रवैया प्रदर्शित हुआ। मेडिसिन किंग और उसके 2 साथियों को परेशान करने के लिए इस तरह की लाइनअप को आते देख छिपे हुए क्यू किंग के चारों सदस्यों के चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे कोई जीवंत दृश्य देख रहा हो। युद्ध क्षेत्र के महाशक्ति ध्रुव मल्होत्रा के भयावह अस्तित्व का तो जिक्र ही न करें। ग्रामीण क्षेत्र के 3 बुजुर्ग और अकेले 3000 दक्षिणी सीमा सेना ऐसी चीज नहीं थी जिसका सामना औषधि राजा और उसके साथी कर सकें। इस युद्ध में औषधि राजा और उसके साथी संभवतः बर्बाद हो जाएंगे। यदि औषधि राजा और उसके साथी भी मर जाते हैं, साथ ही हेंघे राजा भी, जो पहले करण मल्होत्रा के हाथों मारा गया था, तो दक्षिणी सीमा के 8 छद्म राजाओं में से आधे ऐसे ही मर जाते। समर जोशी और अन्य लोग अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक करने में सफल रहे और उन्होंने शीघ्रता से 3000 दक्षिणी सीमा सेना के जवानों को एकत्रित कर लिया। इसके बाद कर्नल रवि ठाकुर और अन्य 3000 दक्षिणी सीमा सेना का नेतृत्व करते हुए शक्तिशाली रूप से औषधि राजा के निवास की ओर बढ़े। इस बीच औषधि राजा के निवास के अंदर औषधि राजा, जेड पर्वत राजा और एक अन्य व्यक्ति के साथ गिलास टकरा रहा था। भाइयों, कर्नल रवि ठाकुर तो खुद को देखता भी नहीं, फिर भी हिम्मत करके हम तीनों से दक्षिणी सीमा सेना मुख्यालय जाकर मिलने की मांग कर रहा है। ये तो बहुत ही हास्यास्पद है। औषधि राजा ने अपने गिलास में शराब पी और तिरस्कार के साथ कहा। साम्राज्य के साथ और कहानियां खोजें। उसके बगल में बैठे जेड माउंटेन किंग ने भी तिरस्कार पूर्वक कहा। अब जबकि उसकी ताकत केवल एक महान ग्रैंड मास्टर के मध्य स्तर पर है, तब भी वह इतना बड़ा दिखावा करने का साहस कर रहा है। उसकी ताकत हमारे बराबर ही है, फिर भी वह अभी भी हम पर पहले की तरह ही हुक्म चलाने की हिम्मत रखता है और सचमुच सोचता है कि वह अभी भी वही कर्नल रवि ठाकुर है जिसने कभी दक्षिणी सीमा को हिलाकर रख दिया था। यद्यपि जेड माउंटेन किंग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका चेहरा भी तिरस्कार से भरा था। तीनों ने एक बार फिर अपने गिलास खाली कर दिए और उसके बाद जेड माउंटेन किंग ने अपने चेहरे पर चिंता के भाव के साथ कहा, मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि कर्नल रवि ठाकुर ज्यादा परेशानी खड़ी कर रहे हैं, लेकिन उत्तरी युद्ध किंग ने मुझे कुछ देर रुकने पर मजबूर कर दिया है। ये सुनकर औषधि राजा के चेहरे पर भाव बदल गए, क्योंकि उत्तरी युद्ध राजा युद्ध क्षेत्र के महाशक्ति मियामोतो मुसाशी को मारने में सक्षम था। यदि वह सचमुच कर्नल रवि ठाकुर की मदद करने को तैयार था, तो कर्नल रवि ठाकुर के खिलाफ उनकी खुली अवज्ञा के कारण उनके पास मौत के अलावा कोई रास्ता नहीं रह जाता। दोनों पुरुषों के चेहरे पर घबराहट देखकर जेड माउंटेन किंग ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और फिर कहा, घबराने की क्या बात है। उत्तरी युद्ध राजा पहले से ही खुद को बचाने की स्थिति में नहीं है, कर्नल रवि ठाकुर की तो चिंता ही छोड़िए। ओह, क्या जेड माउंटेन किंग के पास कुछ खबर है। औषधि राजा ने अपनी भौहें उठाईं और तुरंत जेड पर्वत राजा की ओर देखा। जेड माउंटेन किंग ने भी तेजी से अपनी नजर उस पर घुमाई। दोनों की घूरती निगाहों का सामना करते हुए जेड माउंटेन किंग ने हल्की हंसी के साथ कहा, गुई दाओ संप्रदाय के बुजुर्ग जनरल राघव देव की मृत्यु से बहुत क्रोधित हैं। गुई दाओ संप्रदाय के शक्तिशाली लोगों ने पहले ही घोषणा कर दी है कि गुई दाओ संप्रदाय का व्यक्तिगत रूप से दौरा करने के लिए उत्तरी युद्ध राजा की प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुई दाओ संप्रदाय के सबसे शक्तिशाली लड़ाके मामले को अपने हाथों में ले लेंगे और उत्तरी लियाओ राजा का जीवन समाप्त कर देंगे। ये सुनकर औषधि राजा और जेड पर्वत राजा दोनों के चेहरे पर खुशी झलक उठी। यद्यपि गुई दाओ संप्रदाय के लड़ाके उत्तरी लियाओ राजा को मारने में आवश्यक रूप से सफल नहीं हो सकते, लेकिन यदि गुई दाओ संप्रदाय के कुछ और बुजुर्ग मारे गए तो वे निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। गुई दाओ संप्रदाय के पूर्व संप्रदाय गुरु निश्चित रूप से उत्तरी युद्ध राजा से व्यक्तिगत रूप से बदला लेने के लिए एकांत से बाहर आएंगे। इसके साथ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उत्तरी युद्ध राजा गुई दाओ संप्रदाय के शक्तिशाली लोगों को हरा सकता है या नहीं, जो उसके लिए इंतजार कर रहा था वह एक निश्चित मृत्यु की स्थिति थी। अच्छा, उत्तरी युद्ध राजा वास्तव में सोचता है कि दक्षिणी सीमा पर इतनी लापरवाही से काम करना उसका उत्तरी कूल है। अब वह अंततः दीवार से टकरा गया है। हा, औषधि राजा खिलखिलाकर हंसा, उसके शब्द संतोष से भरे थे। इससे पहले कि तीनों ज्यादा देर तक जश्न मना पाते, अचानक घर के बाहर से एक तेज आवाज आए, हे प्रभु, विपत्ति आ गई।
ये सुनकर औषधि राजा की भौहें तन गईं और उसने तुरंत कहा, अंदर आइए। जैसे ही ये शब्द निकले, काले प्रशिक्षण पोशाक पहने एक मार्शल कलाकार कमरे में दाखिल हुआ। क्या हुआ? इतनी घबराहट क्यों है? इतना अशोभनीय तमाशा क्यों कर रहे हैं? औषधि राजा ने गहरी आवाज में कहा।